कहानी की शुरुआत में हमें हमारा हीरो दिखाया जाता है जो खाने की तलाश में सुपरमार्केट जा रहा था, लेकिन बदकिस्मती से उसी सुपरमार्केट में एक गुंडे ने हमला कर दिया था। हमारा हीरो भी अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने लगता है, लेकिन तभी उसने देखा कि ये गुंडा तो इन लड़कियों को मारना चाहता है। हमारा हीरो उस गुंडे को पकड़ लेता है और उन लड़कियों को भागने को कहता है, लेकिन इन सब के चक्कर में वो चाकू हमारे हीरो को लग गया था। वो गुंडा डर के वहाँ से भाग जाता है। वो लड़कियाँ उसकी मदद करने आती हैं, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी। और फिर अचानक हमारे हीरो की आंखें खुलती हैं। वो अपने आप को एक महंगे से रूम में पाता है। वो सोचता है कि शायद ये हॉस्पिटल है, लेकिन यहाँ तो नर्स ने मेड जैसे कपड़े पहने हुए हैं। वो हमारे हीरो को होश में देखते ही उससे चिपकने लगती हैं। लड़कियां हैंडसम लड़कों का फायदा उठाने का कोई मौका नहीं छोड़ती और फिर एक और औरत उसे अपने सीने से चिपका लेती है। हीरो हमारा सीधा था, वो कुछ नहीं कहता क्योंकि उसे मजा आ रहा था। तभी हमारे हीरो की नजर शीशे पर जाती है। वो उंगली करते हुए पूछता है कि ये बच्चा कौन है। अपने आप को बच्चे के रूप में देखकर वो पागल होने लगता है। जी हाँ दोस्तों, ठीक समझा है आपने। हमारे हीरो का रिइंकार्नेशन हुआ है इस नई दुनिया में चैन के रूप में, और ये मॉमी हमारे हीरो चैन की मॉमी है। हमें पता चलता है कि हमारी मॉमी का बेटा एक हफ्ते से सो रहा था और आज इसको होश हमारे हीरो के रिइंकार्नेशन की वजह से आया है, और इन सब बातों को हमारा हीरो भी समझने की कोशिश कर रहा था। खैर, उसे इस बात की खुशी थी कि उसने उन लड़कियों को बचा लिया। वैसे हमारे हीरो ने रियलाइज किया कि इस बार उसका रिइंकार्नेशन एकदम मालदार परिवार में हुआ है। जब वो वहाँ चीजों को ऑब्जर्व कर रहा था, तभी उसकी मेड अंदर आ जाती है। जब वो अपने हथियार की लंबाई देख रहा था, मेड को लगा कि चैन ने पैंट में सुसु कर दिया है। वो उसका कच्छा उतार देती है। अपनी इज्जत जमीन पर यूं पड़ी देख चैन चिल्ला देता है। चैन को बिल्कुल छोटे बच्चे जैसा ट्रीट किया जा रहा था, जो कि उसे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन अब तक उसे इस दुनिया की और अपनी इस नई जिंदगी की काफी जानकारी हो गई है। उसका पूरा नाम चैन फॉल सिल्फोर्ड है, जो कि 3 साल का छोटा सा बच्चा है। उसके पिता गैरम और उसकी माँ का नाम सारा है। इस दुनिया में उसकी एक बड़ी बहन भी है, रीने, जो कि उससे 2 साल बड़ी है। सारा गैरम की दूसरी बीवी है और उसकी पहली बीवी का नाम मारिया है, जिससे गैरम को 2 बच्चों का सुख प्राप्त हुआ है। गैरम एक हाई रैंकिंग नोबल है जिसके पास खुद की आर्मी है। उसका काम विदेशी हमलों से किंगडम की रक्षा करना है और वो जंगल में मौजूद मॉन्स्टर्स पर भी नजर रखते हैं। हाँ, इस दुनिया में मॉन्स्टर मौजूद हैं, ये सुनते ही चैन एक्साइटेड हो जाता है। सिल्विया बताती है कि हमें घबराने की जरूरत नहीं है। लोगों की सुरक्षा के लिए एडवेंचरर उनसे लड़ते हैं। इस दुनिया में एडवेंचरर भी हैं, ये सुनकर चैन और भी एक्साइटेड हो जाता है। कुछ ऐसे भी एडवेंचरर्स होते हैं जो मैजिक को भी यूज कर सकते हैं। इतना सब कुछ सुनने के बाद अब चैन भी मैजिक यूज करना चाहता था। इस दुनिया ने चैन का चैन चुरा लिया है। उसने फैसला कर लिया है कि वो इसी दुनिया में रहेगा। वैसे भी वो जिस दुनिया से था वहाँ उसका कोई नहीं बचा। उसके परिवार के आखिरी सदस्य, उसके दादा भी खत्म हो गए हैं। अब उसके पास ऐसा कोई नहीं जिन्हें वो मिस कर सके। खैर, इसके कुछ देर बाद हम गैरम को देखते हैं, जो कि ये देख हैरान है कि उनका बेटा चैन, जो कि 3 साल का है, वो लिख सकता है। अब आखिर उसका शरीर ही तो बच्चे का है, दिमाग तो अभी भी हाई स्कूल के बच्चे का है। चैन वहाँ बोलता है कि सिल्विया पढ़ाने में बहुत अच्छी है, जो सुनते ही सिल्विया खुशी के मारे रोने ही लग गई थी। लेकिन अचानक उसके पेरेंट्स को डाउट होने लगता है कि अचानक चैन ने पढ़ना कैसे शुरू कर दिया है। जब से वो होश में आया है तब से वो काफी अजीब बर्ताव कर रहा है। सिल्विया चैन को अजीब बर्ताव करता देख परेशान होने लगती है। उसे लगा कि वो भूखा है तो उसने बोतल ही ठूस दी। किसी तरह चैन बोलता है कि वो तो बस इस दुनिया को और जानने की कोशिश कर रहा है। ये सुन के उसके फादर गैरम भी इम्प्रेस होते हैं, तो इस मौके का फायदा उठा के चैन भी अपने पिता से मैजिक और किंगडम की हिस्ट्री की किताबों को पढ़ने की परमिशन मांगता है। उसके पिता तो मान गए थे, लेकिन चैन की बहन कहती है कि वो भी तैयार नहीं है। हमें पता चलता है कि इस दुनिया में मैजिक यूज करने के लिए पहले पर्सन को बैप्टाइज होना पड़ता है, और बंदा बैप्टाइज 5 साल की उम्र में ही होता है। इसके बिना कोई भी मैजिक यूज कर ही नहीं सकता। लेकिन जब चैन अपने रूम में मैजिक यूज करने का ट्राई करता है तो वो कर पा रहा था। उसी वक्त रूम में सिल्विया आ जाती है। हालांकि चैन ने अपना हाथ वक्त पर पीछे कर लिया था। खैर, सिल्विया के जाने के बाद चैन एक बार फिर ट्राई करता है, लेकिन इस बार जादू उसके हाथों से बेकाबू हो गया था। लेकिन फिर से सिल्विया के देखने से पहले वो अपने आप को कंट्रोल कर लेता है। वो तो चली गई थी, लेकिन उसकी बहन कमरे में घुस आई थी।
वो चैन को बड़े डरावने तरीके से देख रही थी, जैसे उसके आगे चैन की असलियत सामने आ गई है। रिने कहती है कि उसे सब पता चल गया है। चैन किताबों से बाहर की दुनिया के रहस्यों को जानने की कोशिश कर रहा है। चैन यहाँ जानबूझ के घबराने की एक्टिंग करता है, पर वो अंदर से खुश था कि रिने ने कुछ नहीं देखा। उस दिन के बाद से रिने हर दिन चैन के पास आने लगी। उसने अपने भाई को अपने देश एसफोर्ड के 3 साल पुराने इतिहास के बारे में सिखाया, जिससे हमें इस किंगडम के पहले राजा के बारे में पता चला, जो शुरू में एक एडवेंचरर था। उस पहले किंग का नाम था यूया। इस दुनिया में चैन का इंटरेस्ट बढ़ता ही जा रहा था जब उसे पता चला कि इस दुनिया में ड्वार्फ, बीस्टमैन, एल्फ और फ्लफी चीजें भी हैं। वो तो अभी तुरंत इस दुनिया को बाहर से देखना चाहता था। अब इसी तरह 2 साल बीत जाते हैं और चैन के बैप्टाइज होने का वक्त आ गया था। हमारा हीरो 5 साल का हो गया है और बहुत ही क्यूट हो गया है। अब इसके बाद चैन को बैप्टाइज करने के लिए टेम्पल ले जाया जाता है। आज पहली बार चैन ने बाहर की दुनिया देखी है। वो अपने मैजिक को लेके बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड था। तभी उसे याद आता है और वो अपनी बहन से मैजिक स्टेटस के बारे में पूछता है। उसकी बहन उसे मैजिक स्टेटस दिखाती है। रिने के पास 3 एलिमेंट का मैजिक है, विंड, वाटर और फायर। इसी बीच चैन उसके स्टेटस में एक चीज देख हैरान हो जाता है। उसमें लिखा हुआ था कि रिने चैन की दीवानी है। रिने उस चीज को छिपाने लगती है और गुस्सैल नजरों से चैन से पूछती है क्या उसने कुछ देखा। चैन अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रहा था कि रिने को कुछ ना पता चले। सारा बताती है कि रिने को गॉड ऑफ मैजिक से लेवल 2 की प्रोटेक्शन मिली है। जितना ताकतवर प्रोटेक्शन उतना ज्यादा ताकतवर मैजिक होता है और मैक्सिमम लेवल 5 है। फाइनली चैन का वो वक्त आ गया था जब 7 गॉड्स के आशीर्वाद के साथ चैन को उसका मैजिक एलिमेंट मिलने वाला था। चैन के साथ बैप्टाइज करने की सेरेमनी शुरू की जाती है। प्रीस्ट 7 पिलर्स ऑफ गॉड्स के सामने कहता है, चैन शिलफोर्ड, ये बच्चा 5 साल का हो गया है। इसे वो रास्ता दिखाओ जिसे इसको चुनना चाहिए। अचानक गॉड की मूर्ति से हंसी की आवाजें गूंजने लगती है। फिर अचानक गॉड की मूर्ति से तेज रोशनी निकलने लगी, जिसको देख सब हैरान हो गए। अचानक चैन अपने आप को 7 गॉड्स के सामने पाता है। गॉड कहते हैं, हमने इस दिन का काफी वक्त से इंतजार किया है काजुया। यहाँ चैन, जिसका पिछली दुनिया में नाम काजुया था, वो सोचता है उसे तो ये बताया ही नहीं गया था कि बैप्टाइज करने के लिए गॉड सीधा उससे मिलने आएंगे। पर असल में तो कहानी बिल्कुल ही अलग है। ज़ेनम द गॉड ऑफ क्रिएशन, जिसने इस दुनिया को बनाया है, वो आज कैन के रीइंकार्नेशन के रहस्य से पर्दा उठाने वाले थे। रिमे, जो गॉड है डेथ और पुनर्जन्म की, वो बताती है कि काजुया की डेथ तो होने ही नहीं वाली थी। अगर उस दिन काजुया उन लड़कियों को बचाने की कोशिश नहीं करता, तब वो गुंडा फिसल कर गिरने वाला था और फिर आसपास के लोग उस पे काबू कर लेते। मतलब कि काजुया को तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी, वो तो बिन मतलब की मौत मारा गया। काजुया को बहुत ही बुरा लग रहा था क्योंकि वो सब करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए थी, पर क्योंकि काजुया ने किसी की जान बचाने की कोशिश में अपनी जान गंवाई, इसीलिए गॉड ऑफ अर्थ ने रिक्वेस्ट की उसकी रिइंकार्नेशन की इस दुनिया में, जिसके बाद इस जादू की दुनिया में उसका पुनर्जन्म हुआ चैन के रूप में। पर अब रिमे उससे माफी मांगती है कि कोई कारणवश चैन को अपने पुराने जन्म की यादें वापस याद आ गई। चैन उन्हें माफी मांगने से मना करता है क्योंकि उसकी याददाश्त याद आने के कारण उसकी बहुत मदद हुई। इसकी वजह से वो जल्दी लिखना और मैजिक यूज करना सीख पाया और वो एक खुश जिंदगी जी रहा है अपने नए परिवार के साथ। वो रिमे को शुक्रिया करता है उसकी यादें वापस करने के लिए। गॉड ऑफ मैजिक रिनो को चैन काफी पसंद आया। वो उसे अपनी प्रोटेक्शन देती है। जिनोम भी चैन को अपनी प्रोटेक्शन देते हैं। गॉड ऑफ वॉर सारनोस भी उसे अपनी प्रोटेक्शन देते हैं, जिससे चैन की फिजिकल स्ट्रेंथ और मार्शल आर्ट्स बेहतर होती चली जाएगी। गॉड ऑफ टेक्नोलॉजी ग्रिम भी उसे अपनी प्रोटेक्शन देते हैं, जिससे उसका विज्ञान का ज्ञान बेहतर होगा। पैनम गॉड ऑफ कॉमर्स भी उसे अपनी प्रोटेक्शन देते हैं, जिससे वो एक व्यापारी की तरह सही फैसले ले पाएगा। इसके साथ वो एक आइटम बॉक्स का भी यूज कर सकता है। गॉड ऑफ अर्थ बेला भी उसे अपनी प्रोटेक्शन देती हैं। वो कहती हैं कि उनकी प्रोटेक्शन थोड़ी खास है, इसीलिए वो चैन को सब कुछ ट्राई करने को कहती हैं। अब सभी गॉड की प्रोटेक्शन मिलने के बाद जिनोम कहता है, अब यहाँ से जाने के बाद चैन अपने स्टेटस में सबकी प्रोटेक्शन को देख पाएगा। ये कहते हुए पता नहीं क्यों जिनोम हंसे जा रहा था। खैर, इसके बाद चैन को वापस भेज दिया जाता है।
यहाँ प्रीस्ट कहता है उसने गॉड की मूर्तियों को इतना चमकते हुए कभी नहीं देखा। गैरम को भी समझ आ रहा था कि कुछ तो अलग हुआ है। वो अपने बेटे को स्टेटस दिखाने को कहता है। उस बुढ़ाओ की हंसी से चैन को भी समझ आ गया था कि कुछ तो गड़बड़ है। वो नंबर 2 का बहाना बना के वहाँ से भाग जाता है और कोने में जाके अपना स्टेटस खोलकर देखता है तो उसकी फटके हाथों में आ जाती है। उसकी हैरानी, उसे सभी गॉड्स की तरफ से लेवल 10 की प्रोटेक्शन मिली थी, जो इस दुनिया की लिमिट से हद से ज्यादा है। चैन को भी समझ आ रहा था कि वो अपने स्टेटस को किसी को दिखा नहीं सकता। वो कोई तरीका सोचने लगता है कि वो अपने स्टेटस को कैसे छिपा के रखे। तभी उसे गॉड ऑफ लाइफ का एक मैसेज मिलता है। वो बताते हैं कि स्टेटस कॉन्सूल मैजिक यूज करके वो अपने स्टेटस को छिपा सकता है। चैन खुश हो जाता है, जिसके बाद वो अपने परिवार के बीच बैठा हुआ था उसका 5th बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। वहाँ फिर से चैन के स्टेटस के बारे में बात उठती है। वो खुशी के साथ सबको अपना स्टेटस दिखाता है। चैन का स्टेटस देखते ही सब हैरान हो गए थे। उसके पास एक की नहीं बल्कि 7 गॉड की प्रोटेक्शन थी। उसका मैजिक पावर भी रॉयल मेज से भी हद से ज्यादा था। चैन गधा था जो वो इसको तो फिक्स करना भूल ही गया। गैरम चैन को अपना स्टेटस किसी को भी दिखाने से मना करते हैं, क्योंकि इतना ताकतवर होना ये बहुत बड़ी बात थी। अगर किंगडम को ये पता चला तो वो इसे एक खतरे की तरह ले सकते हैं। चैन उनकी बात को मान लेता है और अपने रूम में जाके फैल जाता है। वहाँ अपने रूम में उसे एक समनिंग बुक मिलती है। वो सोचता है कि अब वो फाइनली एक गद्देदार एनिमल को समन कर पाएगा। मौके का फायदा उठा के चैन समनिंग मैजिक यूज करता है और एक फ्लफी एनिमल को समन करने लगता है। लेकिन उसने गलती से एक मॉन्स्टर को समन कर दिया था जो बिल्कुल भी क्यूट नहीं था। अचानक उस वक्त रिने और कैटगर्ल वहाँ से गुजर रही थी। वो मॉन्स्टर उन पे हमला करने वाला था। चैन उन्हें बचाने की कोशिश करता है लेकिन पिट जाता है। लेकिन पिछले जन्म की तरह वो यहाँ भी इन दोनों लड़कियों को बचाना चाहता था। फाइनली वो एक स्पेल क्रिएट करता है और उस मॉन्स्टर को वापस भेज देता है। रिने अपने भाई को पकड़ के रोने लगी थी। उन दोनों को लग रहा था कि चैन मरने वाला है। चैन को भी लग रहा था कि वो इस जन्म की भी अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। लेकिन वो गधा बिल्कुल ठीक था और सही सलामत था। ये देख रिने की आंखों में आंसू आ गए थे कि उसका भाई बिल्कुल ठीक है। चैन भी खुश था कि इस बार उसकी वजह से कोई नहीं रो रहा है। उसे लगता है कि शायद इस दुनिया में वो लोगों की मदद कर सकता है। अगले दिन कैन को वहाँ के लोगों के सामने लाया जाता है और क्योंकि चैन गैरम का तीसरा बेटा है, इसीलिए वो उसकी संपत्ति का हकदार नहीं हो सकता। लेकिन वो उसे ये मौका देते हैं कि वो अपने फ्यूचर को चुन सकता है। चैन बोलता है कि वो दुनिया घूमना चाहता है, वो बहुत कुछ सीखना चाहता है और लोगों की मदद करना चाहता है। वो कहता है कि वो सबके चेहरे की मुस्कान की रक्षा करना चाहता है। वो एक एडवेंचरर बनना चाहता है। इसके बाद हम वापस से गॉड का सीन देखते हैं, जहाँ रीमे जेनोम से पूछती है क्या चैन को लेवल 5 से ज्यादा की प्रोटेक्शन देना ठीक फैसला था। जेनोम कहते हैं कि लेवल 10 भी काफी नहीं है। 16 की उम्र तक चैन को पूरी कंट्री का सबसे ताकतवर इंसान बनना होगा। जेनोम कहते हैं कि वो वक्त बहुत जल्द आएगा जब उन्हें चैन की ताकत की जरूरत पड़ेगी। यहाँ गैरम अपने बेटे का सपना पूरा करने के लिए उसके लिए ट्यूटर रखने का फैसला करते हैं। अब पूरे दिन चैन इसी को लेकर एक्साइटेड था कि उसका ट्यूटर कैसा होगा, क्या वो विच होगी या फिर कोई गॉब्लिन होगा। तभी सेल्विया उसे चिल्लाकर बताती है कि उसके नए टीचर आ गए हैं। एक्साइटमेंट में चैन टेलीपोर्टेशन मैजिक का यूज करता है, पर गलती से नीचे की जगह उसने हवा में ही टेलीपोर्ट कर लिया था, जिस कारण वो अपने नए टीचर के गद्दों में जाके फंस जाता है। उसकी टीचर माफी मांगती है और कहती है कि माफ करना बच्चे, लेकिन मैं अभी दूध नहीं दे पाती हूँ। चैन के लिए 2 ट्यूटर को हायर किया गया है। पहली डी रैंक की बहुत ही शर्मीली एडवेंचरर मिली और दूसरी तरफ है नीना, जो सिर्फ अपना नाम ही बताती है। मिली उसे डांटते हुए कहती है कि नोबल्स के सामने तमीज से पेश आओ। असल में नीना एक एल्फ है। गैरम उन दोनों से कहते हैं कि आप दोनों चैन के ट्यूटर हैं। चैन भी बोलता है कि आप दोनों को इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है। ये सुन के मिली को बड़ी राहत मिलती है। खैर, आज से ही चैन की ट्रेनिंग शुरू होने वाली थी। सबसे पहले उसको तलवार चलाना सिखाया जाएगा। मिली उससे कहती है कि वो तलवार चला कर दिखाए, वो उसे ऑब्जर्व करेगी। अब चैन जैसे ही तलवार चलाना शुरू करता है, मिली ये देख हैरान हो जाती है क्योंकि चैन उससे भी बेहतर तलवार चला रहा था। लेकिन वो एक 5 साल के बच्चे से कैसे हार सकती है।
वो चैन के साथ ट्रेनिंग बैटल करती है और चैन को अपनी पूरी कोशिश करने को कहती है, जिसके साथ ही तुरंत चैन मिली पर भारी पड़ने लगा था। जबकि उन्हें पता चला है कि चैन तो हाल फिलहाल में ही बैप्टाइज हुआ है। नीना को समझ आ गया था कि चैन को गॉड ऑफ वॉर की प्रोटेक्शन मिली है। मिली चैन को थमने को कहती है। उसकी तो हालत ही खस्ता हो गई थी। वो कहती है कि अभी तुम नीना से मैजिक करना सीखो। नीना को गॉड ऑफ मैजिक से लेवल 3 की प्रोटेक्शन मिली है। नीना पहले बेसिक से शुरू करने वाली थी। तभी चैन सभी एलिमेंट्स को यूज करते हुए उसे बताता है कि उसने तो ये सब पहले ही किताबों से सीख लिया है। एक 5 साल के लड़के ने ये सारे मैजिक बिना मंत्रों को पढ़े यूज किया। यही नहीं, वो सारे एलिमेंट को यूज कर पा रहा है। नीना इस पे यकीन नहीं कर पा रही थी। रॉयल मेज भी सभी एलिमेंट को यूज नहीं कर पाते और इतनी ताकत से तो बिल्कुल भी नहीं। चैन के मैजिक ने दीवार में होल कर दिया था। उन्हें पता चला कि चैन के पास तो गॉड ऑफ मैजिक, गॉड ऑफ वॉर दोनों की प्रोटेक्शन है। उनके पास ऐसी कोई शिक्षा नहीं जो वो चैन को सिखा सकते हैं। और फिर चैन उन्हें अपना आइटम बॉक्स दिखा देता है। वो उन दोनों को हैरान करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा था। वो चैन को बताते हैं कि वो उसे यहाँ नहीं सिखा पाएंगे। उसकी ताकत को ये जगह झेल नहीं पाएगी। तो चैन उनसे रिक्वेस्ट करता है कि उसे बाहर सिखाया जाए। वो बताता है कि बैप्टाइज के वक्त के अलावा वो कभी बाहर नहीं गया है। मिली और नीना गैरम से इस बारे में बात करते हैं। वो उसे बताते हैं कि कैसे चैन ने बिगनर लेवल के मैजिक और स्वॉर्डमैनशिप को सरपास कर दिया है और अगर वो उसे हाई लेवल का मैजिक सिखाएंगे तो उन्हें डर है कि चैन पूरे मैंशन को तबाह कर सकता है। असल में तो गैरम को भी इस बात का डर था, लेकिन पहले ही दिन ये हो जाएगा उसने इसकी उम्मीद नहीं की थी। वो उन्हें चैन को बाहर सिखाने की परमिशन दे देते हैं, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। शर्त ये थी कि चैन को शाम होने से पहले वापस आना होगा, ज्यादा दूर नहीं जाएगा और उससे अपनी लिमिट्स का पता होना चाहिए। अब गैरम की बात मान के वो लोग मैंशन से ठीक ठाक दूर आ जाते हैं। नीना चैन को एक पत्थर पर ताकतवर हमला करने को कहती है। चैन इसकी शुरुआत आग की दीवार से करता है। वो हमला सभी की सोच से भी हद से ज्यादा ताकतवर था। ये हाई लेवल के मैजिक से भी आगे का मैजिक था। लेकिन हैरानी तो दोनों को इस बात की हो रही थी, इतना ताकतवर मैजिक यूज करने के बाद भी चैन को कोई थकान महसूस नहीं हो रही है, जो कि दर्शाता है कि चैन के पास इनसेन अमाउंट का मैजिक चाकरा है। अचानक मिली चैन को शांत कर देती है और उसे सतर्क रहने को कहती है। उनके ऊपर इंसानों के दुश्मन किलर रैबिट का हमला होता है। वो मिली के हमले से बच के चैन पे हमला कर देता है। चैन ने भी उसको डॉज करके एयर बुलेट से उसे खत्म कर दिया था। ये चैन की एडवेंचरर बनने की जर्नी का पहला किल था। मिली उससे पूछती है कि वो उसके पहले किल के साथ क्या करने वाला है। उसे आइटम बॉक्स में रख के वो कहता है कि वो उसे अपनी माँ और अपनी बहन को दिखाएगा। मिली को ये आइटम बॉक्स बहुत ही कूल लगा। वो भी पैसे सेव करके मैजिक बैग खरीदेगी। मैजिक बैग मैजिक आइटम का रेप्लिका होता है उन लोगों के लिए जिनके पास ये स्किल नहीं होती, लेकिन ये बहुत ही एक्सपेंसिव होता है। खैर, वो लोग फैसला करते हैं थोड़ा और शिकार करने का। नीना सर्च मैजिक का यूज करके दुश्मनों का पता लगाती है जो कि उनसे 300 मीटर की दूरी पर मौजूद थे। ये चैन को काफी कूल लगा। जैसा नीना ने बताया, इस मैजिक को यूज करने के लिए अपने मैजिक को फैलाना पड़ता है। उस दायरे में आने वाले मैजिक को वो सेंस कर सकते हैं। चैन ने भी ठीक वैसा ही किया। वो अपने 300 मीटर दायरे में 4 किलर रैबिट्स को महसूस कर पा रहा था। नीना हैरान हो जाती है। इस मैजिक को कोई भी पहली कोशिश में ही यूज नहीं कर पाया। यहाँ तक कि चैन मॉन्स्टर को और उनकी संख्या को भी महसूस कर पा रहा है। मिली नीना से कहती है कि शायद हमें चैन के आगे हार मान लेनी चाहिए। इसके बाद वो सभी मिलकर किलर रैबिट्स को मार देते हैं। उनमें से बचकर भाग रहा एक किलर रैबिट का चैन पीछा करने जाता है। मिली तुरंत उसे चिल्लाकर जाने से मना करती है क्योंकि ये जंगल बहुत ही खतरनाक है। ये पूरा जंगल ताकतवर मॉन्स्टर से भरा हुआ है। हर 10 सालों में एक बार इस जंगल के ताकतवर मॉन्स्टर मैंशन पर हमला करते हैं। इसीलिए तो मैंशन की दीवारें इतनी मजबूत बनाई गई हैं। मिली चैन से कहती है कि वो एक काबिल एडवेंचरर बनेगा, तब वो भी अपनी सिटी को प्रोटेक्ट कर पाएगा। चैन कहता है कि वो ऐसा जरूर करेगा। अब वापस घर आने के बाद चैन ये देख हैरान हो जाता है। बस 1-2 मॉन्स्टर को मारने पर ही उसका लेवल 8 हो गया है। असल में गॉड के चुने हुए होने की वजह से चैन का लेवल 100 गुना ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। गॉड के द्वारा
चैन को ऐसा बना दिया है कि वो इंसानों से 100 गुना ज्यादा आगे का शख्स बन गया है। उसे डर लग रहा था कि अगर किसी ने उसका स्टेटस देख लिया तो लोग उसे अपने लिए खतरा समझेंगे, जिस कारण उसे सजाए मौत भी हो सकती है। वो गॉड से शिकायत करे ही जा रहा था क्योंकि उसे बस एक आम एडवेंचरर की लाइफ चाहिए थी। अगले दिन मिली और नीना चैन की ट्रेनिंग से पहले गिल्ड जाते हैं। चैन की काबिलियत देखने के बाद कुछ ऐसे मॉन्स्टर्स का पता करने के लिए जो थोड़े से ताकतवर हों। गिल्ड की रिसेप्शनिस्ट एक ह्यूमन डॉग थी जो बताती है कि किलर रैबिट से थोड़े ताकतवर वुल्फ होते हैं, लेकिन उनका पूरा झुंड खतरनाक हो सकता है। जब रिसेप्शनिस्ट रूबी को पता चला कि ये सब नोबल के बेटे चैन के लिए पूछा जा रहा है तो वो अचानक से घबरा जाती है और फॉर्मल होने लगती है। अब मिली और नीना को एक बच्चे के साथ देख एक एडवेंचरर उन दोनों का मजाक उड़ाने लगता है कि बस उन दोनों के पास बेबी सिटिंग का ही मिशन बचा है। वो मिली को इस बेबी सिटिंग के मिशन को होल्ड पे छोड़कर वो मिली से कहता है कि चलो हम कुछ क्रेजी करेंगे। जब उन्होंने मना किया उससे बर्दाश्त नहीं हुआ। वो एक सी रैंक का एडवेंचरर है और ये लोग डी रैंक के, उसका तो सीधा सीधा इन पर हक बनता है। दो एडवेंचरर मिली को पकड़ लेते हैं, जिसके बाद वो नीना को गलत तरीके से छूने जा रहा था। चैन उसका हाथ पकड़ता है और उसे पटक देता है। वो खुले सांड जैसा पागल हो गया था। चैन अपने मार्शल आर्ट से उसे एक बार फिर गिरा देता है। अब उसने एक बच्चे के आगे तलवार उठा ली थी, लेकिन चैन उसके हर एक हमले से बड़े कमाल तरीके से बच रहा था। यहाँ तक कि वो तलवार को बस 2 उंगलियों से ही रोक देता है और उस सी रैंक के एडवेंचरर को गिल्ड से बाहर फेंक देता है। बाकी 2 एडवेंचरर ने नीना के आगे चक्कू तानकर चैन को डराने की कोशिश की, लेकिन चैन उन दोनों को भी बाहर फेंक देता है। नीना चैन को गले लगा लेती है और उसे शुक्रिया कहती है उन्हें बचाने के लिए। वो कहती है कि अगली बार वो उसे प्रोटेक्ट करेगी। मिली ये देख हैरान थी कि चैन के पास मार्शल आर्ट्स की भी स्किल है, जिस पर वो बोलता है कि उसने ये किताबों से सीखा है। अब ऐसे ही हर दिन की चैन की ट्रेनिंग के साथ 3 साल पूरे हो जाते हैं। नीना और मिली का ट्यूटर बनने का कॉन्ट्रैक्ट भी कंप्लीट हो गया था। चैन उस खतरनाक जंगल में अपने आप को टेलीपोर्ट करता है और उस जंगल में ब्लड ओग्रे और अर्थ ड्रैगन को मार के अपने आइटम बॉक्स में कैद कर लेता है। चैन के ये ताकतवर हमले मेंशन से साफ दिखाई दे रहे थे। सभी को लगने लगा कि मॉन्स्टर्स का वापस हमला होने वाला है। तुरंत जंगल की ओर आर्मी को भेजा जाता है। उस आर्मी को गैरम लीड कर रहा था। चैन तो अपना काम करके तुरंत वहाँ से निकल गया था, पर उसका रुमाल वहीं रह जाता है। अब जब आर्मी वहाँ पहुँचती है तो उन्हें कोई मॉन्स्टर नहीं मिलता, बल्कि एक बहुत बड़े हमले का एक निशान दिखता है। यहाँ क्या हुआ ये सबकी समझ से परे था, पर तभी गैरम की नजर चैन के गिरे वहाँ रुमाल पर पड़ती है। इसके अगले दिन आज चैन की ट्रेनिंग का आखिरी दिन था। चैन ने अपने दोनों ट्रेनर को सरपास कर दिया है और अब उनके गुड बाय कहने का वक्त आ गया है। मिली चैन के पास आती है और कहती है कि वो ग्रेजुएट हो रहा है। इन 3 सालों में उसने वाकई कई कमाल किए हैं। चैन भी उनका शुक्रिया अदा करता है और तोहफे के तौर पर उसने उन दोनों के लिए मैजिक बैग बनाया है। रेड वाला मिली के लिए जो कि ब्लड ओग्रे से बना है और ग्रीन वाला अर्थ ड्रैगन से। एक बार फिर चैन ने उन दोनों की बत्ती गुल कर दी थी। ब्लड ओग्रे और अर्थ ड्रैगन को ए रैंक की पार्टी तक नहीं हरा पाई थी और चैन ने ये अकेले कर दिखाया। चैन कहता है कि ये मैजिक बैग उसने बनाया है, इसीलिए इसमें ज्यादा होल्ड नहीं हो पाएगा। ये बस लगभग गैरम के पूरे मेंशन को ही स्टोर कर सकता है। मिली हैरान हो जाती है। उसे तो बस ऐसा बैग चाहिए था जो 2 घोड़ा गाड़ी को होल्ड कर सके। चैन से गलती से नेशनल ट्रेजर क्लास का मैजिक बैग बन गया है और अगर ये लोग इतने एक्सपेंसिव मैजिक बैग को लेके घूमेंगे तो कई लोग इसको छीनने उनके पीछे आ सकते हैं। चैन कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि उनके और चैन के अलावा इस बैग का वजन दूसरों के लिए बहुत ही ज्यादा होगा। मतलब कि ये तो नेशनल ट्रेजर क्लास से भी बाहर का आइटम है। खैर, वो लोग पूछते हैं कि क्या वो सच में इस गिफ्ट के काबिल हैं, क्योंकि वो चैन को कुछ खास नहीं सिखा पाए हैं। चैन कहता है कि ये बिल्कुल भी सच नहीं है। वो कहता है कि उसने इन 3 सालों में बहुत ही ज्यादा मजे किए हैं। इसी दौरान मिली और नीना चैन को किस कर लेती हैं। ये चैन के लिए बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। चैन हमारा फूला नहीं समा रहा था।
मिली कहती है कि जब तुम बड़े हो जाओगे और कभी भी तुम्हें हमारी ज़रूरत पड़े तो याद रखना कि हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं। जिसके बाद नीना और मिली अपनी नई मंजिल की ओर चल पड़ती हैं। चैन वापस अपने घर आता है जहां उसे अपने फादर से डांट पड़ रही थी क्योंकि उसके कारण सबको लगा कि मॉन्स्टर का हमला हुआ है। उसे कई बार समझाया गया है कि अपनी ताकत को लिमिट में इस्तेमाल किया करो। आज वाकई चैन को जोरों की डांट पड़ रही थी, लेकिन हमारा हीरो फिर भी नहीं मानता। वो वापस एक ड्रैगन से लड़ने चला गया था। उस ड्रैगन को आसानी से मार के चैन अपना स्टेटस खोल के अपना लेवल चेक करता है। अपना स्टेटस देखते ही वो हैरान हो जाता है। इस मामूली ड्रैगन को मार के उसका मैजिक 80 मिलियन से ज्यादा हो गया था। यहाँ तक कि उसको 2 नए टाइटल दे दिए गए हैं, एनिमी ऑफ ऑल मॉन्स्टर्स एंड ड्रैगन किलर। असल में मजाक में चैन ने जिस ड्रैगन को मारा है वो असल में मॉन्स्टर्स का राजा था। खैर, अब चैन 10 साल का हो चुका है, यानी 2 साल बीत चुके हैं और आज चैन पहली बार रॉयल कैपिटल जा रहा है। लेकिन कैपिटल पहुंचने में भी 1 हफ्ता लग सकता है अगर किसी मॉन्स्टर्स के ग्रुप का हमला नहीं हुआ तो। सबकी सुरक्षा के लिए चैन पहले ही 3 किलोमीटर दूर के दायरे को स्कैन कर लेता है। बुरी खबर थी, मॉन्स्टर्स के ग्रुप ने कुछ इंसानों पर हमला कर दिया है। बात का पता चलते ही गैरम 2 सिपाहियों को आगे जल्दी पहुंचने को कहता है, पर चैन जानता है कि वो वक्त पर नहीं पहुंच पाएंगे। इसीलिए चैन अपने विंड मैजिक का यूज करके हवा की रफ्तार से आगे बढ़ जाता है। वहां हम देखते हैं कि अपनी जान पर खेलकर सिपाही मॉन्स्टर से इस बग्गी की रक्षा कर रहे थे, लेकिन उससे पहले उन मॉन्स्टर्स के हाथों सभी मारे जाते। चैन वक्त पर आकर सभी मॉन्स्टर्स को खत्म कर देता है और अब बस एक आखिरी सबसे बड़ा मॉन्स्टर ही बचा था। चैन फायर स्वॉर्ड अटैक से उस मॉन्स्टर का नामो निशान ही मिटा देता है। सिपाही चैन को भी उस बग्गी के करीब नहीं आने दे रहे थे। वो चैन को भी अपने लिए एक खतरे की तरह ही देख रहे थे। चैन झुककर बताता है कि वो नोबल गैरम सिल्फोर्ड का तीसरा बेटा है। उसका नाम चैन वॉन सिल्फोर्ड है। अब तक गैरम के भेजे हुए सिपाही भी वहां पहुंच चुके थे। वो ये देख हैरान थे कि चैन यहाँ क्या कर रहा है और इन सभी मॉन्स्टर्स को आखिर किसने मार दिया। खैर, आखिर सच पता चलने के बाद वो सिपाही राहत की सांस लेता है। चैन उन्हें अपने आप को संभालने को कहता है और कहता है कि वो हीलिंग मैजिक कर सकता है और सभी को एक साथ हील कर सकता है। ये बात एकदम असंभव थी, लेकिन जब बात चैन की आती है तो सब कुछ मुमकिन हो जाता है। चैन वहाँ सभी घायल हुए सिपाहियों को हील कर देता है, लेकिन जो मारे जा चुके हैं वो उन्हें ठीक नहीं कर सकता। वो उन सभी बॉडीज को अपने आइटम बॉक्स में स्टोर कर लेता है। अब तक गैरम की बग्गी भी वहां पहुंच चुकी थी। वो आते ही पूछते हैं कि क्या सब लोग ठीक हैं। चैन को यहाँ देख वो भी हैरान हो जाते हैं। अब उन्हें समझ आया कि आखिर चैन ने बग्गी से छलांग क्यों लगा दी। अब इसी चर्चा के बीच गैरम की नजर बग्गी पर बने निशान पर जाती है। वो हैरान हो जाता है और हड़बड़ाहट में पूछता है क्या वो ठीक हैं। असल में इस बग्गी में रॉयल कैपिटल की शान प्रिंसेस टेलेसिया और मिस सिल्क थी, जो राजा ड्यूक की बेटी है। वो दोनों बहुत ही घबरा गई थी। वो गैरम और चैन का शुक्रिया करती हैं उन्हें बचाने के लिए। चैन उन्हें अपनी पहचान बताता है और कहता है कि वो खुश है कि वो दोनों ठीक हैं। तभी अचानक प्रिंसेस टेलेसिया की तबीयत बिगड़ने लगती है। अब तक जो इन्होंने झेला है ये सब उसी की वजह से है। चैन उनसे परमिशन मांगता है एक ऐसा मैजिक यूज करने के लिए जिससे उनका दिमाग शांत हो जाएगा। चैन वहाँ रिलैक्स मैजिक का यूज करता है, लेकिन उस मैजिक से तो कुछ और ही हो रहा था। इससे उन्हें अच्छा तो लग रहा था, लेकिन अब वो दोनों चैन के लिए पागल होने लगती हैं। वो दोनों चैन के काफी क्लोज आने लगती हैं और चैन की छोटी तलवार की तारीफ करने लगती हैं। उस तलवार के लिए दोनों के बीच में लड़ाई तक होने लगी थी और देखते ही देखते वो दोनों चैन को अपने साथ रॉयल कैपिटल ले जाती हैं। बेचारे गैरम को तो पता ही नहीं चला कि अभी यहाँ क्या हुआ। बग्गी काफी बड़ी थी, फिर भी वो दोनों चैन से चिपकी पड़ी थी और किसी न किसी बहाने से वो दोनों चैन को गलत तरीके से छूने की कोशिश करे जा रही थी। टेलेसिया चैन से कहती है कि मुझे प्रिंसेस ना कहकर टेलेस बुलाओ। सिल्क भी उसे उसके नाम से बुलाने को कहती है। वो दोनों अपनी नशीली आंखों से आखिर चैन को मजबूर कर ही देती हैं।
तभी एक सिपाही उन्हें बताता है कि वो लोग रिनोमा टाउन पहुंचने वाले हैं। चैन उससे पूछता है कि आपने सब कुछ देख लिया, जिस पर वो हाँ कहता है। रिनोमा पहुंचने के बाद भी वो लोग चैन को अपने से दूर नहीं होने दे रहे थे। वो तो चैन को उनके साथ ही रात बिताने को कहती है। तभी वहाँ गैरम बीच में आता है और कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता। प्रिंसेस कहती है कि ये हमारी सुरक्षा का सवाल है, अगर रात में हमें कुछ हो गया तो। गैरम कहता है कि अगर ऐसी बात है तो वो एक मेड रखवा देगा, लेकिन वो कहती हैं कि चैन ही उनकी रक्षा करेगा क्योंकि यहाँ सबसे ताकतवर वो है। आखिर में प्रिंसेस की जिद को मान ली जाती है, लेकिन चैन की शर्त थी कि रूम बड़ा होगा और तीनों बेड एक दूसरे से डिस्टेंस में होंगे। लेकिन जितना चैन ने सोचा था बेड उतने दूर नहीं थे। इसके बावजूद वो तीनों चैन के बेड से ही अपने बेड को चिपका लेती हैं। चैन की यहाँ 2 ब्रेड में फंसी बीच में टिक्की जैसी हालत हो गई थी। रात में वो दोनों कहती हैं कि ये रात बहुत डरावनी है, हमें अपने पास आने दो। किसी तरह रात कटती है, लेकिन बेचारा चैन पूरी रात सो नहीं पाया। अब इसी तरह कुछ दिनों के सफर के बाद आखिर वो लोग रॉयल कैपिटल पहुंच गए थे। अब रॉयल पैलेस में आते ही एक रॉयल गार्ड प्रिंसेस से पूछता है कि आखिर उन्होंने इसका हाथ क्यों पकड़ा हुआ है। चैन दोनों से हाथ छुड़वाता है और कहता है कि जैसा दिख रहा है वैसा नहीं है, असल में ये दोनों डरी हुई थी। प्रिंसेस वापस चैन से चिपट कर कहती है कि हाँ ये एकदम सही कह रहा है, ये है डैम, आर्मी का वाइस कैप्टन, और इसको भी चैन के बारे में खबर मिल गई थी। वो झुककर चैन का शुक्रिया करता है उनकी हाइनेस को बचाने के लिए, और वो उनके साथियों की बॉडी भी लेकर आया जो लड़ाई के दौरान मारे गए थे। वो कहता है कि चैन की वजह से उनका सैक्रिफाइस बर्बाद नहीं गया। अब चैन जब वहाँ से जाने ही वाला था, तभी वो उसे रोककर कहता है कि किंग उससे मिलना चाहते हैं। चैन हैरान हो जाता है, लेकिन उसकी कोई बात नहीं सुनी जाती। हम देखते हैं कि कैसे भरी सभा में सबको ये बताया जा रहा था कि कैसे चैन ने दोनों प्रिंसेस की जान अपनी जान पर खेलकर बचाई। यहाँ तक कि उसने ऑर्क आर्मी के ऑर्क जनरल को भी हरा दिया। यही नहीं, उसने लड़ाई के बाद घायल हुए सिपाहियों को भी हील किया और मारे गए सिपाहियों को रॉयल कैपिटल भी वापस लेकर आया। पूरी सभा में किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि इस बच्चे ने अकेले ये सब किया। चैन की इस बहादुरी के लिए उसे बैरोन का दर्जा दिया जाता है। यही नहीं, उसे प्लैटिनम कॉइंस और मेंशन भी तोहफे में दिया जा रहा था। सभा में मौजूद लोगों को ये बात हजम नहीं हो रही थी। उनमें से एक शख्स इसके खिलाफ आवाज भी उठाता है, आखिर एक 10 साल के बच्चे को इतना सब कुछ कैसे दिया जा सकता है। चैन बल्कि खुद भी इसके खिलाफ था। किंग उसे चुप होने को कहते हैं और एक सवाल करते हैं कि क्या वो ये कर पाता जो इस बच्चे ने किया है। किंग का मानना है कि पावरफुल शख्स को सही दर्जा मिलना चाहिए। अब किंग के खिलाफ वो मामूली सा इंसान भी क्या ही बोल पाता। वो वापस पीछे लौट जाता है। चैन भी किंग के डिसीजन को ठुकरा नहीं सकता था, इसीलिए वो भी उनके सारे गिफ्ट्स को एक्सेप्ट कर लेता है। अब सभा को खत्म करने के बाद किंग चैन को पर्सनली अपने पास बुलाते हैं। अकेले में किंग वापस चैन को शुक्रिया करते हैं, लेकिन इस बार सिर झुका के। चैन गैरम हैरान हो जाते हैं और खड़े हो जाते हैं। एक और शख्स चैन का शुक्रिया करता है जो कि सिल्क का फादर है। चैन दोनों को ही ऐसे सिर झुकाने के लिए मना करता है। किंग कहते हैं कि वो उसका शुक्रिया किंग के तौर पे नहीं, एक पिता के तौर पे कर रहे हैं। किंग देरी न करते हुए चैन के फ्यूचर के लिए भी बात करने लगते हैं। चैन मैजिक और तलवारबाजी दोनों में ही अव्वल दर्जे का माहिर है, वो भी 10 साल की उम्र में। वो कभी नहीं चाहेंगे कि ऐसा टैलेंट उनके किंगडम से बाहर कहीं जाए। इसीलिए किंग चैन से पूछते हैं कि क्या वो उनकी बेटी टेलेस्टिया से शादी करेगा। यहाँ तक कि वो चाहते हैं कि वो सिल्क से भी शादी करे। चैन के यूं हैरान हो जाने पर वो कहते हैं कि शादी उसे अभी नहीं, उसके बड़े होने का इंतजार किया जाएगा, पर अभी उनके बीच एंगेजमेंट होगी। किंग कहते हैं कि इसके पीछे कारण है कि चैन ने आते वक्त बग्गी में दोनों का हाथ पकड़ा हुआ था। यहाँ तक कि उसने दोनों के साथ रातें भी बिताई हैं। चैन के ऐसा करने की वजह से अब उन दोनों से कौन शादी करेगा। चैन बेचारा वहाँ कुछ नहीं कह पाता। तभी किंग और उसका छोटा भाई चिल्लाकर चैन से पूछते हैं। वो बड़ा भद्दा सवाल करते हैं कि क्या उनकी बेटी उसे सेटिस्फाई नहीं कर पाई। उन्होंने तो चैन को कुछ बोलने लायक ही नहीं छोड़ा था, लेकिन असल में तो इस पूरे ड्रामे के पीछे कोई और ही कारण है। असल में तो किंग ये जानना चाहते हैं कि आखिर चैन है कौन।
इसीलिए वो चैन को ऐसी ऐसी पद्धति दे रहे हैं ताकि वो किंगडम में ही रहे। और यही कारण भी था अपनी बेटियों से ये पूछने का कि वो क्या चैन को पसंद करती हैं, जिस पर उन्हें पता चलता है कि उनकी दोनों बेटियां तो चैन के लिए पागल हैं। खैर, किंग का बस एक ही मकसद है, चैन को किंगडम में रखना ताकि उसकी सच्चाई का पता चल सके। चैन मदद के लिए अपने बाप की तरफ देखता है, लेकिन गैरम तो उससे मुंह ही फेर लेते हैं। अब इंगेजमेंट को मानने के अलावा चैन के पास भी कोई रास्ता नहीं बचा था। ये सुनकर दोनों प्रिंसेस बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती हैं और कहने लगती हैं कि वो उस रात को कभी नहीं भूल सकते जब वो तीनों एक साथ चिपक कर सोए थे। अब किंग को ये तो पता था कि वो लोग साथ सोए थे, पर वो लोग अब तक ये नहीं जानते थे कि वो लोग चिपक कर सोए थे। चैन की यहाँ वाट लग गई थी। अब वो बेचारा एक्सप्लेन करे तो करे कैसे। अब इसके कुछ देर बाद हम देखते हैं कि चैन की फैमिली ने उसे घेर लिया है। रिने बिल्कुल भी खुश नहीं है कि उसके भाई की एंगेजमेंट हो रही है। गैरम भी चैन से थोड़े गुस्सा थे, क्योंकि उसके बाद गैरम को किंग ने बुलाया था और पूछा कि क्या उनका बेटा प्ले बॉय है जो उसने उनकी दोनों बेटियों को फंसा लिया है। आज फिर से चैन की ढंग से क्लास ली जा रही थी। ये सब खत्म होने के बाद चैन परेशान होकर वापस गॉड से मिलने जाता है। वो वापस टेंपल गया और फिर से मूर्ति चमकने लगी। चैन का यहाँ आने का मकसद अपने स्टेटस के बारे में बात करने का था। अब उसका स्टेटस एक इंसान जैसा नहीं रह गया है। गॉड कहते हैं कि वो सबसे ताकतवर इंसानों की गिनती में आ गया है। इसीलिए गॉड उससे पूछते हैं कि क्या वो डेमी गॉड बनना चाहेगा। डेमी गॉड उसी दर्जे में होते हैं जिसमें होली बीस्ट और डिवाइन ड्रैगन आते हैं। गॉड चैन को एक चेतावनी देते हैं। वो भले ही बहुत ताकतवर हो गया है, लेकिन उसकी भी एक सीमा है। तो गॉड कहते हैं कि कभी अपनी लिमिट का टेस्ट मत करना। वैसे गॉड कहते हैं कि उनके रेल्म में कुछ भी मजेदार नहीं है। इसीलिए वो चैन से पूछते हैं कि क्या वो अपनी पुरानी दुनिया की नॉलेज से कुछ एंटरटेनिंग बना सकता है। तभी चैन के माइंड में एक आइडिया आता है। अब वहाँ से वापस लौटने के बाद हम देखते हैं कि चैन की माँ और उसकी बहन उसे लड़कियों के कपड़ों के शोरूम ले आई हैं, जहाँ चैन को रुकना बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा था। आखिर किसी तरह वो वहाँ से बाहर निकलने में कामयाब हो जाता है और बाहर निकलते ही उसे सामने पारमा दिखती है, वही कैट गर्ल जिसको चैन ने बचाया था। पारमा ने भी चैन को पहचान लिया था। हमें पता चलता है कि पारमा यहाँ अपने अंकल की शॉप पर ट्रेनिंग के लिए आई है। अब जैसे ही पारमा के अंकल को भी पता चलता है कि चैन एक नोबल है, वो भी उसके सामने पैनिक करने लगते हैं। चैन उनसे कहता है कि उन्हें फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है और वो उनकी शॉप भी देखना चाहता था। पारमा के अंकल तैमिनिस की शॉप देखने के बाद चैन कुछ सोचता है और तैमिनिस से पूछता है कि क्या वो उसके लिए एक चीज बना सकते हैं। वो उसे बनाकर बेच भी सकते हैं। अचानक ये सुन तैमिनिस शॉक हो जाता है। चैन असल में तैमिनिस से रिवर्सी गेम बनवाना चाहता था। वो उसे बताता है कि इस गेम को कैसे बनाया जाता है। तैमिनिस को भी तुरंत समझ आ गया था और उसे ये नया गेम काफी इंटरेस्टिंग भी लगता है। वो कहता है कि वो सबके लिए इसे अफोर्डेबल प्राइस में बनाएगा। ये सुन के चैन को बहुत अच्छा लगा। वो उसे पहले एक प्रोटोटाइप बनाने को कहता है और इसके लिए उसे एक गोल्ड कॉइन की इन्वेस्टमेंट देता है। एक प्रोटोटाइप बनाने के लिए एक गोल्ड कॉइन बहुत ही ज्यादा बड़ी कीमत थी। इसको लेने में वो हिचकिचा रहा था। चैन उसे ये इन्वेस्टमेंट के तौर पे लेने को कहता है, जिसके बाद चैन शॉप से बाहर निकल जाता है, जहाँ पे रिने उसका ही इंतजार कर रही थी। रिने बहुत ही गुस्सा थी जो चैन अचानक से गायब हो गया। वो उसे अपने सारे कपड़े पहनकर दिखाना चाहती थी। चैन बात को संभालते हुए कहता है कि ऐसा इसीलिए क्योंकि आप हर एक कपड़े में ही क्यूट लगती हैं। ये सुन के रिने पिघल जाती है और कहती है कि अगर ऐसी बात है तो वो उससे अपने सारे कपड़े पहनकर दिखाएगी। चैन ने अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ली थी। सुबह तक रिने चैन को अपने अलग अलग कपड़े पहनकर दिखाती है। चैन बेचारा बैठा हुआ बस उसकी तारीफें करे जा रहा था। अब इससे पहले चैन को भी कपड़े पहनकर दिखाने पड़ते। तभी उसकी मेड खबर देती है कि तैमिनिस ने चैन को अपनी शॉप में बुलाया है। हमें पता चलता है कि तैमिनिस ने पूरी रात भर काम करके रिवर्सी का प्रोटोटाइप बनाया है। इस प्रोटोटाइप को देखकर चैन एकदम हैरान है। जैसा उसने सोचा था ये प्रोटोटाइप वैसा ही एकदम सेम है। इसके बाद चैन तैमिनिस को ये गेम खेल कर दिखाता है। ये देखकर तैमिनिस पागल ही हो जाता है
वो कहता है कि ये गेम तो मार्केट में आग ही लगा देगा। चैन कहता है कि रेगुलर वर्जन के अलावा भी वो नोबल्स के लिए स्पेशल अलग से वर्जन बनाए, तभी हम अमीरों की जेबों को खाली कर पाएंगे। वो 50 स्पेशल और 1000 रेगुलर वर्जन बनाने को कहता है। टेमिनिस को तो आंखों के सामने लक्ष्मी आती दिखाई दे रही थी। चैन कहता है कि अगर धंधा बढ़िया चला तो वो प्रोडक्शन की कैपेसिटी भी बढ़ा देंगे। टेमिनिस थोड़ा परेशान हो जाता है क्योंकि उनकी कंपनी के पास इतना पैसा भी नहीं है। तो चैन उसके मुंह पे कुछ सोने के सिक्के दे मारता है जो इन सभी काम के लिए भी ज्यादा थे। खैर, इसके बाद टेमिनिस चैन से गॉड ऑफ कॉमर्स से कॉन्ट्रैक्ट बनाने को कहता है ताकि 3 सालों तक उनके प्रोडक्ट को कोई कॉपी ना कर सके। अब कॉन्ट्रैक्ट बन जाने के बाद चैन टेमिनिस को एक और रिवर्सी बनाने को कहता है जो वो किंग को तोहफे में देना चाहता था। टेमिनिस घबरा जाता है कि क्या उसका बनाया प्रोडक्ट किंग को देने लायक होगा। चैन उससे कहता है कि उसे उस पर पूरा भरोसा है। पाल्मा हैरान हो जाती है और चैन से पूछती है कि उसने तो काफी अच्छे कनेक्शन बना रखे हैं। अब इस बच्ची को कौन बताए कि चैन की तो पहचान देवताओं में है। असल में उस वक्त भी चैन को रिवर्सी का ही आइडिया आया था, जिसको इस वक्त गॉड काफी एंजॉय भी कर रहे हैं। अब चैन के वापस घर लौटते ही सिल्विया परेशान होने लगती है क्योंकि चैन अभी तक यहाँ है और कैसल में उसकी आज पहली पेशी शुरू होने वाली थी। चैन को तुरंत रियलाइज होता है आखिर वो इसी काम के लिए तो वो यहाँ आया था। वो वहाँ से तुरंत रॉयल कैपिटल के लिए निकलता है। रास्ते में गैरम चैन से कहते हैं आज उसे सभी के सामने बैरॉन बना दिया जाएगा, तो कई लोग अपनी बेटियों के तार उससे जोड़ने की कोशिश करेंगे। चैन कहता है कि वो उनसे निपटने का कोई तरीका ढूंढ लेगा। मैंशन में चैन फिर से उस आदमी को दिखता है और आज वो अपने बेटे के साथ यहाँ आया था। तभी गैरम चैन को आवाज देते हैं। वो उन्हें ड्यूक और उनकी बेटी से मिलवाता है। असल में बैरन वाली बात वो प्राइवेट में हुई थी, इसीलिए ये लोग यहाँ ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी ये पहली मुलाकात है। अब इसी बीच ड्यूक अपनी स्केरी स्माइल से बार बार चैन को छेड़े जा रहे थे। सिल्क भी अपने आप को चैन के सामने इंट्रोड्यूस करती है और शुक्रिया कहती है उस दिन उसे बचाने के लिए। चैन सिल्क से कहता है कि आप इस ड्रेस में बहुत ही खूबसूरत दिख रही हैं। उसे तो लगा एक बार के लिए सिल्क ही प्रिंसेस है। अपनी तारीफ सुनकर सिल्क एक बार फिर चैन के प्यार में गिर पड़ती है। तब ड्यूक खांस के इन निब्बा निब्बी के आशिक पने को रोकता है और पूछता है कि 10 साल की उम्र में तुम में लड़कियों से बात करने की कला कैसे है। गैरम बताते हैं कि चैन की बड़ी बहन रिने टॉम बॉय जैसी है, अगर उसकी कोई तारीफ ना करे तो वो दुखी हो जाती है, इसीलिए चैन ऐसे ही बड़ा हुआ है। किसी तरह बात को संभाल के गैरम चैन को लेके वहाँ से निकल जाते हैं और चैन से कहते हैं कि तुम वाकई 10 साल के बच्चे जैसे रिएक्ट नहीं करते। अब तक किंग भी क्वीन और प्रिंसेस के साथ सबके सामने आ गए थे। वो सबका शुक्रिया करते हैं इतनी दूर से यहाँ आने के लिए और इस समारोह में शामिल होने के लिए। अब किंग की स्पीच खत्म होने के बाद चैन और उसकी फैमिली किंग से मिलने आती है। अब यहाँ भी चैन टेलेस्टिया की खूबसूरती की तारीफ करता है। वो कहता है कि उसे लगा कि खुद देवी उसके सामने प्रकट हो गई है। किंग गैरम से सवाल करते हैं, आखिर तुमने अपने बेटे को कैसे बड़ा किया है? देखो मेरी बेटी की तरफ। हम देखते हैं कि टेलेस्टिया तो एकदम फिदा ही हो गई है। खैर, चैन किंग की डरावनी स्माइल को इग्नोर करता है और उन्हें वो तोहफा देता है जो वो उनके लिए बनवा के लाया था। चैन उनके सामने रिवर्सी पेश करता है और उसके बारे में थोड़ा कुछ बताता है। इसमें किंग को भी काफी इंटरेस्ट आ रहा था। वो इसके बारे में चैन से और भी बात करना चाहते थे, साथ ही उन्हें टेलेस्टिया के बारे में भी बात करनी है। वो चैन को सेरेमनी के बाद प्राइवेट में मिलने को कहते हैं। अब किंग से मिलने के बाद गैरम चैन से पूछते हैं आखिर उसने इस गेम का प्रोडक्शन करना क्यों शुरू कर दिया। असल में चैन को डर है कि उसके बैरॉन बनने के बाद जब उसे महल मिलेगा तो वो उसे मैनेज नहीं कर पाएगा। उसको मेंटेन करने के लिए अच्छा खासा पैसा चाहिए होगा। गैरम को काफी अच्छा लगता है कि उनका बेटा वाकई एक नोबल बन गया है। खैर, गैरम को अब अलग होके बाकियों से भी मिलना होगा। वो चैन से अपनी उम्र के बच्चों से बात करने की और उनसे घुलने की कोशिश करने को कहता है। अब गैरम के जाते ही सिल्क चैन से चिपक जाती है और चैन से बात करने लगती है। बातों के दौरान वो चैन को मास्टर चैन कह रही थी। चैन उसे मास्टर कहने को मना करता है और उसका बस नाम लेने को कहता है। अब ये सुनते ही सिल्क बार बार चैन का नाम लेने लगती है और उसे परेशान करने लगती है और धीरे धीरे उसके करीब आने लगती है।
तभी उसी आदमी का बेटा हैबिट उनके पास आता है और सिल्क के कपड़ों की तारीफ करने लगता है। उसने सोचा था कि सिल्क की तारीफ करने से वो भी उससे चिपकने लगेगी, लेकिन सिल्क ने बस उसे आके ग्रीट ही किया। अब हैबिट के चमचे चैन को डांटने लगते हैं। वो कहते हैं कि कार्जिनो के बड़े बेटे मिस सिल्क से बात कर रहे हैं, तुम उनके सामने ऐसे कैसे बैठ सकते हो। कैन भी हैबिट को ग्रीट करता है। उनके चमचों को ये पसंद नहीं आता। चैन उनसे छोटे दर्जे के बैरोन का बेटा है, उसे हैबिट को मास्टर हैबिट कहना चाहिए। हैबिट उन्हें रोकता है और कहता है कि सिल्क को परेशानी नहीं होनी चाहिए। वो चैन को माफी मांगने को कहता है और वो सब भूल जाएगा। अब इससे पहले सिल्क गुस्सा हो, चैन उससे कहता है कि हैबिट को माफी मांगनी चाहिए और चैन की बार बार की बदतमीजी हैबिट के घमंड को गुस्सा दिला रही थी। वो चैन को लड़ाई के लिए चैलेंज कर देता है। अब उनके पीछे पीछे सिल्क भी बाहर आ गई थी, यहाँ तक कि वो उनके सामने चैन से चिपकने भी लगी थी। चैन उसे जबरदस्ती दूर करने की कोशिश करता है, लेकिन वो मानती ही नहीं है। हैबिट को उनकी ये फ्लर्टिंग और भी गुस्सा दिला रही थी। हैबिट कहता है कि उसके चमचों को गॉड की प्रोटेक्शन मिली है, ये मैजिक यूज कर सकते हैं। अब यहाँ सिल्क को फिर से बहाना मिल गया था चैन से चिपकने का। वो कहती है कि उसे बहुत डर लग रहा है। हैबिट उन्हें एक दूसरे से दूर होने को कहता है। अब उसका पहला चमचा हमला करता उससे पहले ही वो मैजिक करना ही भूल जाता है। तब वो अपनी मैजिक की बुक निकाल के कई सारा मैजिक इकट्ठा करने लगता है। वो भले ही मैजिक करना भूल गया था, लेकिन उसके मैजिक में वाकई बहुत ही ताकत थी। उसके मैजिक से आसपास का वेदर चेंज होने लगता है। वो चैन पर ग्रेट फायर बॉल से हमला करता है, लेकिन आखिर में वो हमला बहुत ही छोटा और कमजोर था। अब दूसरा चमचा उसी किताब को पढ़ के अपना मैजिक यूज करता है। उसको देखकर भी ऐसा लग रहा था कि वो काफी ताकतवर अर्थ मैजिक यूज करेगा, लेकिन वो रॉक बुलेट यूज करता है, जिनकी रफ्तार बहुत ही धीरे थी और निशाना भी ठीक नहीं था। उनकी हरकतें देखने के बाद अब सिल्क को गुस्सा आ गया था। वो उन तीनों को बताती है कि चैन ही वही है जिसने उन्हें बचाया था। चैन बैरोन का बेटा नहीं, बल्कि वही बैरोन है, और वो किसी आलतू फालतू का नहीं, बल्कि गैरम सिल्फोर्ड का बेटा है। उस हादसे के बाद से ही उस हादसे के चर्चे पूरे कैपिटल में हो चुके थे, लेकिन वो चैन ही था। इन बच्चों को ये नहीं पता था। वो तो अभी भी यकीन नहीं कर पा रहे थे। एक उनकी उम्र के बच्चे ने ऑर्क जनरल को हरा दिया। वो तीनों चैन के आगे झुक के उससे माफी की भीख मांगने लगते हैं और उसी हालत में रेंकर वहाँ से चुपचाप निकल जाते हैं। सिल्क ने वाकई बहुत एंजॉय किया। वो तो ये बात टेलेस्टिया को भी बताने को कह रही थी, लेकिन चैन उसे मना करता है। तो वो ये शर्त रखती है कि अगर चैन उसके साथ डेट पर चलेगा तो वो इस बात को सीक्रेट रखेगी। तभी टेलेस्टिया भी वहाँ आ जाती है और उसने सीक्रेट वाली बात को सुन लिया था। सिल्क उसे बताने ही वाली थी कि तभी चैन उसका मुंह बंद कर देता है। टेलेस्टिया शर्मा जाती है क्योंकि चैन ने एक अनमैरिड लड़की के लिप्स को छुआ था। वो कहती है कि वो ये बात ड्यूक को बताएगी अगर उन्होंने सच नहीं बताया तो। चैन वहाँ बात संभालने की कोशिश करता है, लेकिन सिल्क बोलती है कि चैन और वो किसी दिन डेट पर जाने की बात कर रहे थे। ये सुन के टेलेस्टिया को बहुत बड़ा झटका लगा, यहाँ तक कि अब तो सिल्क चैन को मास्टर भी नहीं कह रही थी। टेलेस्टिया का मुंह फूलने लगता है। वो कहती है कि वो भी चैन के साथ डेट पर जाना चाहती है। अब चैन भी कुछ नहीं कर सकता था। आखिर टेलेस्टिया बहुत क्यूट है। वो कहता है कि वो उसके साथ भी एक दिन डेट पे चलेगा, और तभी वो गौर करता है कि हट्टे कट्टे लंबे से किंग उनके सामने ही खड़े हैं। वो पूछते हैं चैन से, तुम कहाँ जाने की बात कर रहे थे? और टेलेस्टिया बिना हिचकिचाए बोल देती है कि हम तो डेट पे जाने की बात कर रहे थे। किंग चैन को अकेले में बात करने के लिए बुलाते हैं। चैन को वाकई डर लग रहा था। किंग को देख के तो ऐसा लगता है कि आज वो उसे कच्चा ही चबा जाएंगे। अब रिवर्सी खेलते खेलते ड्यूक चैन से पूछते हैं कि मैंने सुना है कि तुम डेट पे जाने वाले हो। किंग और ड्यूक दोनों चैन के कंधों पर हाथ रखकर उसे याद दिलाते हैं कि उसकी एंगेजमेंट तो फिक्स हो गई है, लेकिन ये अभी भी एक सीक्रेट है। खैर, आखिर वो दिन आ गया था जब चैन को अपने मेंशन की चाबी मिल गई। इस बीच मंत्री से हमें ये भी पता चलता है कि किंग रिवर्सी के एडिक्ट हो गए हैं। अगर उन्हें पता चला कि चैन यहाँ मौजूद है तो वो उसके साथ खेलने की जिद करने लगेंगे। इसीलिए शायद चैन को आज जल्दी यहाँ से निकल जाना चाहिए। लेकिन किसी तरह एरिक को पता चल गया कि चैन आया हुआ है
और उसने चैन को रिवर्सी के लिए चैलेंज कर दिया। अब एरिक को देख मंत्री भी जिद करने लगता है और इसी तरह कई लोग वहां इकट्ठा हो गए थे चैन के साथ रिवर्सी खेलने के लिए। इसके कुछ देर बाद हम देखते हैं कि चैन अपने मैंशन को ढूंढते ढूंढते एक खंडर तक जा पहुंचता है और यही वो मैंशन था जो किंग ने चैन को दिया था। देखकर ऐसा लगता है जैसे पुरखों की जमीन पर जिस पर कई वक्त से काम ना हुआ हो वो चैन को चेप दी है। इस बड़े से मैंशन में वाकई बहुत काम होना बाकी है, लेकिन बात यहाँ चैन की हो रही है। वो क्लीन और रिपेयर मैजिक से पूरे मैंशन को नया जैसा कर देता है। कुछ देर में सिल्विया और बाकी मेट्स भी आ गई थी जिनको चैन ने बुलाया था। सिल्विया तो खुशी के मारे रोना चाहती थी जो चैन सामा ने अपना ख्याल रखने के लिए उसे बुलाया है। खैर चैन को नया बटलर भी हायर हुआ है और उसने चैन के बारे में बहुत कुछ सुना है कि कैसे उसने राजकुमारी को बचाया था। बेचारे चैन को तो शर्म ही आने लगी थी। खैर सिल्विया कहती है कि हम अपना काम तुरंत शुरू कर देते हैं, लेकिन जब सारी मेड पूरे मैंशन में फैलती हैं उसकी सफाई के लिए, उन्हें पूरे मैंशन में कहीं धूल मिलती ही नहीं है। चैन माफी मांगता है कि उनके आने से पहले उसने ही सब मैजिक से साफ कर दिया। सिल्विया को तो कोई हैरानी नहीं हुई, वो तो अपने मास्टर को पहले से ही जानती है। चैन का बटलर कहता है कि वो यहाँ सब कुछ संभाल लेगा, वो अपने पिता के मैंशन बेझिझक जा सकता है। चैन तो भूल ही गया था कि आज उसका बड़ा भाई आने वाला है। इसके कुछ देर बाद हम चैन को देखते हैं जो अपनी फैमिली के साथ बैठा हुआ था। उसके बड़े भाई उसकी तारीफ करते हैं कि उसने उनसे पहले कामयाबी हासिल कर ली। रिने तो बहुत ही एक्साइटेड हो रही थी चैन का मैंशन देखने के लिए। तभी उसका बड़ा भाई कहता है कि उन्होंने सुना है कि मैंशन थोड़ा खंडर जैसा है, वहाँ डरावनी चीजें हो सकती हैं। रिने डर जाती है और कहती है कि चैन उसे बचा लेगा। अब जब उनका परिवार चैन का मैंशन देखने आता है तो वो हैरान हो जाते हैं। वो महल एकदम ब्रांड न्यू लग रहा था। गैरम को भी यकीन था जब वो कुछ सालों पहले आए थे यहाँ की हालत बहुत ही खराब थी। वो समझ जाते हैं कि चैन की ही कोई करामात है। अब पूरा मैंशन देखने के बाद गैरम को इसमें कुछ कमी दिखी। इसमें कोई शक नहीं कि मैंशन को काफी अच्छी तरीके से सजाया गया है, लेकिन यहाँ आर्ट की कमी है। नोबल्स को आर्ट बहुत पसंद होता है और वो अपने मैंशन को आर्ट से सजाना काफी पसंद करते हैं। आर्ट जैसे कि पेंटिंग, आर्मर और मॉन्स्टर्स के पुतले। गैरम के ये कहते ही चैन गायब हो जाता है और अगले ही सेकंड वापस लौट आता है। तभी अचानक सिल्विया के चिल्लाने की आवाज आती है। गैरम और चैन तुरंत देखने बाहर जाते हैं। हम देखते हैं कि सभी मेड और बटलर डरे हुए हैं। असल में चैन ने एक विशालकाय ड्रैगन का पुतला रख दिया था, जिसको देख के वो सब डर गए थे। गैरम भी गुस्से में अपने बेटे से पूछता है कि ये सब क्या है और उसने इसे यहाँ क्यों लगाया है। चैन बोलता है कि उसने इसे हरा दिया है। गैरम हैरान हो जाते हैं। रेड ड्रैगन कैलेमिटी क्लास का मॉन्स्टर, जिसको ए रैंक के एडवेंचरर की पार्टी भी बिना घायल हुए हरा नहीं सकती, उसको चैन ने कुछ ही पलों में हरा दिया। चैन शायद जानता नहीं है कि ये ड्रैगन कितना रेयर है। इसकी कीमत 1000 प्लेटिनम कॉइन्स के बराबर जितनी है। चैन की पुरानी दुनिया में ये कीमत 10 बिलियन येन के बराबर थी। गैरम इसको हटाकर कुछ सही लगाने को कहता है और तभी चैन की माँ के चिल्लाने की आवाज आती है। वो चैन से पूछती हैं कि उसने ये बाथरूम में क्या लगाया है जो उन्हें इतना बेहतरीन लग रहा है। चैन ने कुछ नहीं, बस अपने मैजिक से एक जेट स्प्रे बना दिया है, जिसकी मदद से अब इन्हें हाथ लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गैरम कहते हैं कि तुम लड़कियां काफी ड्रामा करती हो, तो सरहा बोलती है कि वो खुद ट्राई क्यों नहीं करता। फिर गैरम अंदर जाते हैं और पागल ही हो जाते हैं और बाहर आकर कहता है कि अगर सरा चाहती है तो वो ये अपने घर में भी बनवा लेंगे। वैसे गैरम चैन को तैयार होने को कहते हैं। उसे मेहमानों को अपने मैंशन में इनवाइट करना होगा। हर नोबल को ये करना पड़ता है जब उसे मैंशन मिलता है। दूसरे शब्दों में चैन को डेब्यू पार्टी रखनी होगी। चैन तो बावला ही हो जाता है, एक और पार्टी करनी होगी। चैन का तो सिर दर्द करने लगा था। वो इन सब के बारे में कुछ भी नहीं जानता। तभी चैन का नया बटलर कहता है कि उसने सभी तैयारी कर ली है। उसने उन लोगों की लिस्ट भी बना ली थी जिनको चैन को इनवाइट करना चाहिए। चैन इसके लिए अपने बटलर कोलन को शुक्रिया कहता है। उसने लिस्ट पढ़ के देखी। उसमें ड्यूक एरिक और प्राइम मिनिस्टर मैग्ना का नाम था।
और उसमें उस शख्स का भी नाम था कार्जिनो, जो चैन की इस कामयाबी के खिलाफ था। लेकिन उन्हें बुलाना ही होगा क्योंकि वो हाई रैंक के नोबल हैं। इसको लेके चैन थोड़ा परेशान था, पर फिर वो लिस्ट देखता है और फिर कोलन से पूछता है कि क्या हमें किंग को इनवाइट नहीं करना चाहिए। कोलन जवाब देता है कि हाई रैंक के नोबल और रॉयल्टी ही किंग को इनवाइट कर सकते हैं। खैर, इसके बाद लिस्ट के अकॉर्डिंग पार्टी के लिए चैन को अल्कोहल, फूड और गिफ्ट की जरूरत पड़ेगी। चैन तो परेशान होने लगता है, यार कितना सारा काम करना है। सर दर्द की बात तो ये थी कि वो सभी नोबल्स को क्या गिफ्ट देगा। तब सिल्विया चैन को आइडिया देती है कि वो अपने तरीके से उनकी मेहमान नवाजी क्यों नहीं करता। सिल्विया की ये बात चैन को काफी अच्छी लगी। इसके कुछ देर बाद हम देखते हैं कि चैन अपने मैजिक से कांच के ग्लासेस बना रहा था, जो कि चमकीले और बहुत ही सुंदर थे। चैन ने सभी को यही तोहफे में देने का डिसाइड किया है। इन ग्लासेस के द्वारा ही चैन अपनी मेहमान नवाजी दिखाएगा। हमें पता चलता है कि चैन ने खाना भी अपने तरीके से ही बनवाया है। उसने अपनी दुनिया का हैमबर्गर यहाँ बनवाया है। वो सिल्विया से इसको टेस्ट करने को कहता है। उसने टेस्ट किया और वो तो इसके स्वाद की दीवानी ही हो गई। फिर उसने चैन की दुनिया की शराब पीकर देखी और वो तो कमाल ही थी। हैमबर्गर के साथ इसकी जोड़ी ऐसे लगती है जैसे ये दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। चैन ने अपने मैजिक से शराब में थोड़ा फिजी ऐड किया है। वो तो माइनर है, वो पी नहीं सकता, इसीलिए वो जानता नहीं कि ये कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो नहीं बन गई है। पर जिस तरीके से सिल्विया को चढ़ी हुई थी और लगातार ग्लास पिए ही जा रही थी, पता चलता है कि उससे ये झेली नहीं जा रही। तभी घबराया हुआ कोलन वहां आता है। वो चैन को बताता है कि रॉयल पैलेस से एक मैसेंजर आया है। अगले ही सीन में हम चैन को किंग के सामने बैठा हुआ देखते हैं और किंग बिल्कुल भी खुश नहीं दिख रहे थे। तभी गुस्सैल आवाज में किंग चैन से पूछते हैं उन्हें उसकी डेब्यू पार्टी का इनविटेशन क्यों नहीं आया है। वो भड़क जाते हैं कि उसने इनविटेशन एरिक और मैग्ना को तो भेजा, लेकिन जिसने उसे महल दिया उसको ही उसने इनवाइट नहीं किया। तभी एरिक किंग के मुंह पर इनविटेशन दिखाते हुए कहता है कि आपको सिर्फ हाई रैंक के नोबल्स ही इनवाइट कर सकते हैं मेरे मैजेस्टी। किंग की आंखों में आंसू आ गए थे। वो कहते हैं कि वो उसके होने वाले पिता हैं, आखिर वो उन्हें ही कैसे नकार सकता है। चैन उनसे माफी मांगता है और कहता है कि वो उन्हें इनविटेशन देना चाहता था, लेकिन पिछली मुलाकात के वक्त वो बहुत ही बिजी थे। वो उन्हें इनविटेशन देने के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहा था। चैन किंग को उनका इनविटेशन दे देता है। उसके मिलते ही किंग मानो खुशी के मारे पागल ही हो गए थे। वो एरिक को दिखाने लगते हैं कि देखो मुझे भी इनविटेशन मिला है। चैन बार बार बच गया। अच्छा हुआ कि उसने कोलन के एडवाइस पे एक इनविटेशन कार्ड रख लिया। अब जब मेड को पता चलता है कि किंग भी पार्टी में शामिल होने वाले हैं, उन्हें यकीन नहीं होता। वो पूछती हैं कि वो पार्टी में क्यों शामिल हो रहे हैं, तो चैन उन्हें बता ही देता है कि वो प्रिंसेस टेलेस्टिया का होने वाला पति है। लड़कियों को तो यकीन ही नहीं होता। सिल्विया सभी लड़कियों को शांत करती है और कहती है कि जो भी पार्टी में शामिल होगा सभी को अच्छी मेहमान नवाजी दी जाएगी। खैर, ये वक्त भी आ गया था। कई नोबल्स चैन की पार्टी में शामिल होते हैं। ड्यूक एरिक भी सिल्क के साथ चैन की पार्टी में शामिल हुए थे। एरिक अंदर आते ही हॉल में रेड ड्रैगन को देख हैरान हो जाते हैं। उन्होंने इसकी काफी कहानियां तो सुनी थी, पर कभी वो इतने करीब से इसे देखेंगे उन्होंने कभी सोचा नहीं था। सिल्क तो यहाँ अपना फ्यूचर इमेजिन कर रही थी जब वो यहाँ रहा करेगी। एरिक उन्हें रोकते हैं कि अभी इसके लिए बहुत वक्त है। इसके बाद चैन वहाँ कमाल की स्पीच देता है और पार्टी को शुरू करता है। चैन के यहाँ की नई तरह की वाइन सभी को बहुत ही पसंद आई और इस ग्लास ने तो एरिक का पूरा टेंशन ही छीन लिया है। चैन बताता है कि ये ग्लास सभी के लिए उसकी तरफ से तोहफा है। वो इस ग्लास को अपने साथ ले जा सकते हैं। चैन के द्वारा बने गए खाने ने तो सभी को चैन का दीवाना ही कर दिया था। तभी किंग भी चैन की पार्टी में शामिल होते हैं। कईयों को तो यकीन ही नहीं होता कि किंग भी पार्टी में शामिल हुए हैं। किंग को वाइन सर्व की जाती है, पर किंग तो पहले ही ग्लास की खूबसूरती में खो जाते हैं। फिर जब उन्होंने वाइन पी वो तो उछल ही गए थे। फिर किंग को हैमबर्गर सर्व किया गया। इसके लिए तो किंग के पास शब्द ही नहीं थे। वो बस इसकी तारीफें करे ही जा रहे थे। तभी क्वीन भगी भगी चैन के पास आती है और पूछती है कि टॉयलेट में ये पानी की धार कैसी है जिसने उनको यहीं जन्नत का एहसास करवा दिया। वो चैन को बोलने भी नहीं देती
और चैन को एक उनके महल में भी लगाने को कहती है। किंग भी पूछते हैं कि ऐसा क्या देख लिया मैडम, तो क्वीन भी कहती हैं आप खुद क्यों नहीं देख लेते सर जी। किंग को तो अंदर मजा ही आ गया, वो तो बाहर आते ही चैन पर भड़क पड़ते हैं। उसने ऐसी कमाल की चीज लगा रखी है और उन्हें बताया भी नहीं। वो चैन को कल ही एक ऐसा उनके महल में भी लगाने को कहते हैं। किंग यहाँ कमिट करते हैं कि चैन की पार्टी का सिर्फ खाना ही नहीं बल्कि यहाँ तो सब कुछ ही बेहतरीन है। वो इसको महान मेहमान नवाजी का दर्जा देते हैं। किंग के द्वारा ऐसी तारीफ मिलना बिल्कुल भी आम बात नहीं है। सभी नोबल्स चैन के लिए तालियां बजाने लगते हैं। तभी चैन का बटलर उसके लिए एक खबर लाता है। हमें पता चलता है कि कार्जिनो भी आ गया है। वो अंदर घुसा भी नहीं और उसने महल की बेइज्जती करना शुरू भी कर दिया। वो चैन के महल को डॉग हाउस से कंपेयर कर रहा था। कार्जिनो अंदर जाने लगता है। कोलन कार्जिनो को रेड ड्रैगन के बारे में बताने वाला था, पर चैन उसे वहीं रोक लेता है। अंदर अचानक रेड ड्रैगन को देख कार्जिनो जमीन पर फैल गया था। चैन उससे माफी मांगता है और कहता है कि ये तो बस डेकोरेशन के लिए है। कार्जिनो गुस्से में बोलता है कि तुम्हें मुझे ये पहले बताना चाहिए था। कार्जिनो अंदर जाता है और हर एक चीज की बुराई करने लगता है। बाकी नोबल्स को भी कार्जिनो का ये बर्ताव बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। खासकर उसका ये एटीट्यूड तब है जब वो किंग के बाद आया है। उसे तो यकीन था कि यहाँ की शराब भी बकवास होगी। उसने एक सिप ली और उसे मजा ही आ गया, लेकिन वो कहता है कि ये एकदम बकवास थी। इसके बाद उसे हैमबर्गर सर्व किया जाता है। उसकी बनावट को देख ही वो उसकी बुराई करने लगता है। वो उसे खाकर देखता है और उसकी तारीफ करे बिना रह नहीं पाया, लेकिन फिर भी वो बोलता है कि ये एकदम बकवास है, पर इसके बावजूद भी वो खाए ही जा रहा था। कार्जिनो का ये बिहेवियर सभी को वहाँ परेशान कर रहा था। कोलन चैन को याद दिलाता है कि कार्जिनो एक मार्किस है, तो प्लीज चैन कुछ भी गड़बड़ करने की ना सोचे। लेकिन फिर भी चैन के मन में कुछ तो खुराफाती चल रहा था। वो कहता है कि तब तक तो सब ठीक है ना, जब तक मैं कुछ गड़बड़ नहीं करता। चैन कार्जिनो के सामने वही ग्लास लेकर जाता है और तोहफे के तौर पर इन्हें लेने के लिए कहता है। कार्जिनो कहता है कि अगर मेरे लिए तोहफा है तो सारे ग्लास मुझे दे दो और मुझे यहाँ मौजूद सारी शराब भी चाहिए। और वो कहता है कि जाने से पहले उसे उस डिश की रेसिपी भी तैयार चाहिए। चैन रिस्पेक्टफुली कहता है कि वो ये नहीं कर सकता। कार्जिनो गुस्सा हो जाता है। चैन उससे समझाता है कि वो यहाँ आए सभी नोबल को तोहफे में ग्लास दे रहा है। कुछ देर सोचने के बाद चैन कहता है कि वो उसे ये तो नहीं दे सकता, लेकिन वो उसे किंगडम की सबसे कीमती चीज दे सकता है। कार्जिनो को लग रहा था कि शायद कोई ज्वेलरी होगी। चैन कहता है कि वो चीज तो उससे भी कीमती है। अब तो कार्जिनो से सब्र ही नहीं हो रहा था। उसे वो चीज तुरंत से तुरंत चाहिए थी। इसी दौरान चैन अपने सर्च मैजिक से किसी को ट्रैक कर रहा था। जैसे ही वो चीज करीब आती है, चैन वहाँ से हट जाता है और कार्जिनो को किंगडम की सबसे कीमती चीज को एक्सेप्ट करने को कहता है, जो कि और कोई नहीं खुद ही किंग थे। किंग को देखते ही कार्जिनो घुटनों पर आ जाता है। वो किंग से सवाल करता है कि वो एक मामूली से नोबल की पार्टी में क्या कर रहे हैं। किंग उसे याद दिलाते हैं कि ये वही शख्स है जिसने टेलेस्टिया की जान बचाई थी, तो आखिर वो इस पार्टी में क्यों शामिल नहीं होगा। तभी एरिक कार्जिनो से पूछते हैं कि वो यहाँ कब आया, कहीं वो यहाँ किंग और उसके बाद तो नहीं आया। कार्जिनो झूठ बोलने लगता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। किंग ने आज जो अपनी आंखों से कार्जिनो का एटीट्यूड देखा है, उन्हें लगता है कि अब उन्हें कार्जिनो के फ्यूचर के बारे में एक बार फिर सोचना पड़ेगा। कार्जिनो अब यहाँ मुँह मियाँ मिट्ठू होने लगता है। जो वो हर एक चीज की यहाँ बुराई कर रहा था, अब अचानक उसे यहाँ हर एक चीज पसंद आने लगती है। वो कहता है कि वो तो बस यहाँ ये जानने के लिए क्यूरियस था कि ये सब कैसे बनी है। किंग कार्जिनो की ढंग से क्लास लेते हैं। कार्जिनो भी चुपचाप वहाँ से निकल भागता है। तभी सिल्क चैन के पास आती है और कहती है कि उसने सब देखा। वो पूछती है कि ये सब उसी का प्लान था ना। तभी एरिक भी पूछते हैं, तो मतलब तुमने हमारा इस्तेमाल किया। चैन भी ध्यान न देते हुए कहता है कि हाँ, उसने सोचा कि अगर वो कुछ नहीं कर सकता तो वो किंगडम की सबसे भारी चीज का इस्तेमाल करेगा। चैन ने ध्यान ही नहीं दिया और किंग और एरिक दोनों ही उसके पीछे थे। किंग चैन से पूछते हैं, अच्छा तो क्या हम किंगडम की सबसे भारी और बड़ी चीज हैं? बेचारे छोटे से बच्चे के साथ हर कोई खेल रहा है। इसके बाद भी किंग चैन को प्राइवेट में ले जाकर और डांट लगाते हैं।
वो कहते हैं कि उन्होंने अपने होने वाले बेटे से कभी ऐसी उम्मीद नहीं की थी। वो अपने पिता का ऐसे इस्तेमाल कैसे कर सकता है। चैन किंग को समझाता है कि वो सीधा कार्जिनो का सामना नहीं कर सकता था, उसके पास बस यही एक तरीका था। और तभी चैन वहाँ हल्का सा हंस पड़ता है, जिसके बाद किंग और भी भड़क जाते हैं। किंग ने लगातार 2 घंटों तक चैन को डांट लगाई। उनका लेक्चर खत्म होने के बाद मैग्ना चैन को एडवाइस देता है कि वो थोड़े बहुत मॉन्स्टर्स मटेरियल को यहाँ छोड़ सकता है। इसी काम के लिए चैन डाइम को ढूंढता है। डाइम को भी मैग्ना से खबर मिल चुकी थी। वो चैन को बड़ा वेपन रूम दिखाता है जहाँ वो अपने मॉन्स्टर मटेरियल को रिलीज कर सकता है। चैन डाइम से माफी मांगता है क्योंकि ये जगह उसके लिए छोटी है। डाइम हैरान हो जाता है और पूछता है कि क्या वो सारे ही रेड ड्रैगन जैसे हैं। चैन कहता है कि इतना भी कुछ खास नहीं, उसके पास एक अर्थ ड्रैगन है। डाइम की तो सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है क्योंकि ए रैंक की एडवेंचरर पार्टी भी उसे नहीं हरा सकती। डाइम कहता है कि अगर ऐसी बात है तो वो इस पूरी जगह को यूज कर सकता है। और अगले ही पल चैन वहाँ मॉन्स्टर्स का ढेर लगा देता है और कहता है कि वो ये सब रख सकते हैं। डाइम को तो यकीन ही नहीं होता कि चैन ने इन सबको अकेले हराया है। वो चैन से पूछता है कि कहीं वो हीरो तो नहीं या फिर वो भगवान का कोई दूत है। चैन हैरानी के साथ बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बस एक आम बच्चा गैरम का बेटा है। खैर डाइम उसकी बात को मान लेता है और कहता है कि उसे इन सबको कहीं और पहुंचाने में वक्त लग जाएगा। चैन भी ये कहकर वहां से जाने लगता है कि ये सब जब हो जाएगा वो वापस आ जाएगा, लेकिन डाइम उसे जाने ही नहीं देता और उसकी मदद मांगता है सोल्जर्स की ट्रेनिंग में। और इसी बहाने वो उसे अपने कैप्टन से भी मिलवाना चाहता था। असल में डाइम के कैप्टन को स्ट्रॉन्ग लोग पसंद हैं। डाइम उनके सामने ये दिखाकर शो ऑफ करना चाहता है कि चैन क्या क्या कर सकता है। और इसके अगले ही सीन में हम देखते हैं कि चैन सभी सोल्जर्स के खिलाफ खड़ा है। इससे 1 मिनट पहले डाइम ने चैन को सभी सोल्जर्स से इंट्रोड्यूस करवाया और उसकी काबिलियत के बारे में भी बताया कि उसने क्या क्या कारनामे किए हैं। पर इसके बावजूद रॉयल सोल्जर्स 10 साल के बच्चे के खिलाफ लड़ने में हिचकिचा रहे थे। तो जिसको इस बात से आपत्ति थी, डाइम उसे ही सबसे पहले चैन के खिलाफ भेजता है। वो चैन को पहले हमला करने का मौका देता है। चैन उसकी बात को मान के पूरे मैदान में तेजी से मूव करने लगता है। 1 सेकंड से भी कम वक्त में उसने उसकी तलवार तोड़ दी और उस सोल्जर ने भी तुरंत हार मान ली। चैन भी डर गया कि कहीं उसने कुछ ज्यादा तो नहीं कर दिया। वो चुपचाप वहां से निकलने लगता है, लेकिन डाइम उसे फिर रोक लेता है और अब वो चैन को सभी सोल्जर से एक साथ लड़ने को कहता है। उनके बीच ये लड़ाई शुरू होने ही वाली थी कि कहीं से एक लड़की उन्हें रोक देती है। वो नीचे उतरकर आती है और सवाल करती है अपने सोल्जर से कि उनका सम्मान कहाँ है, और सवाल करती है कि एक बच्चे पर सभी ने तलवार क्यों तानी हुई है। वो चैन को गले लगा लेती है और कहती है कि अब उसे डरने की जरूरत नहीं है, वो आ गई है, वो उसे कुछ नहीं होने देगी। चैन गौर करता है कि ये लड़की तो एल्फ है। अब वो लड़की डाइम को डांटने लगती है कि जब वो यहाँ मौजूद था तो उसने ये सब रोका क्यों नहीं। असल में ये लड़की और कोई नहीं, यही वो कैप्टन है जिसकी डाइम बात कर रहा था। डाइम उसे बताता है कि चैन वही लड़का है जिसने टेलेस्टिया प्रिंसेस को बचाया था। अब ये बात पता चलते ही उस लड़की का बर्ताव पूरी तरह बदलने लगता है। अचानक वो लड़की चैन को लड़ाई के लिए चैलेंज कर देती है और इस बार ये कोई दिखावे की लड़ाई नहीं बल्कि एक असली लड़ाई थी। और वो ये भी कहती है कि वो मुंह से ज्यादा तलवारबाजी से बात करने में ज्यादा यकीन रखती है। इस बीच हमें ये भी पता चलता है कि इस लड़की ने मास्टर स्वॉर्ड पर्सन का टाइटल होल्ड किया हुआ है, यानी कि ये लड़ाई चैन के लिए टक्कर की हो सकती है। वो चैन को अपनी लकड़ी की तलवार बदलने का भी वक्त नहीं देती और चैन पर हमला कर देती है। इन दोनों की लड़ाई ने वहाँ एक ऐसा रुख ले लिया था कि कोई भी अपनी आंखों से इनकी रफ्तार को देख भी नहीं पा रहा था। लेकिन अचानक चैन उस लड़की के सामने आके गायब हो जाता है और उसके पीछे आके उसकी गर्दन पर तलवार रखकर उसे हरा देता है। इस ही पल में कैप्टन को चैन से प्यार हो गया था। उसने डिसाइड कर लिया था कि वो चैन को ही अपना पति बनाएगी। कैप्टन के इस अचानक प्रपोजल ने सबको वहाँ शॉक में डाल दिया। चैन भी कहता है कि ये तुम क्या बकवास कर रही हो, मैं बस 10 साल का हूँ और तुम्हारे बारे में मैं कुछ भी नहीं जानता। तो कैप्टन चैन को अपना नाम बताती है
तिजुआना वॉन लिबर्ट वो ड्यूक लिबर्ट की बेटी है जो पूरे नॉर्थर्न फॉरेस्ट को देखते हैं और वो कहती है कि उसे एज की परवाह करने की कोई जरूरत नहीं है। वो एक एल्फ है जो 300 सालों तक जी सकती है, तो वो जल्दी बूढ़ी नहीं होने वाली। पर चैन के लिए खूबसूरती कोई परेशानी है ही नहीं, वो तो किसी और बात को लेके परेशान था। वो कहती है कि उसके पिता भी इसमें दखल नहीं देंगे क्योंकि घर छोड़ने से पहले वो ये बोलकर आई थी कि वो यहाँ वापस अपने पार्टनर के साथ ही लौटेगी, जो कि अब उसे मिल गया है। चैन तो घबराया हुआ था किंग और उनकी बेटी और अपने पिता का वो सामना कैसे करेगा। चैन डाइम को उसे समझाने को कहता है, लेकिन डाइम वहाँ खड़े खड़े सोने की एक्टिंग करने लगता है। समहाउ उसे समझ आता है कि वो ये इतने बड़े फैसले अकेले नहीं ले सकती। चैन खुश हो जाता है। फिर वो कहती है कि उसे किंग से बात कर लेनी चाहिए और वो डाइम को किंग के साथ अपॉइंटमेंट फिक्स करने को कहती है। चैन की तो वाट ही लग गई थी, अब हालात और भी ज्यादा बिगड़ जाएंगे। तिजुआना चैन को एक शब्द नहीं बोलने देती और उसे अपने साथ ले जाती है। अगले ही पल हम तिजुआना और चैन को किंग के सामने बैठा हुआ देखते हैं। तिजुआना ने किंग के सामने सीधा बक दिया कि वो चैन से शादी करेगी। किंग और गैरम को तो मानो दिल का दौरा ही पड़ गया था। वो चैन को तुरंत सब कुछ एक्सप्लेन करने को कहते हैं। चैन उन्हें शुरू से सारी बात बताता है। गैरम चैन से पूछते हैं कि क्या वो इस बात से वाकिफ भी है कि आखिर तिजुआना कौन है। असल में तिजुआना सिर्फ एक कैप्टन ही नहीं, बल्कि लिबर्ट नेशन जहां से वो आई है वो पूरा एल्फ्स का इलाका है। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि एल्फ्स कितनी ज्यादा खूबसूरत होती हैं, इसी कारण पिछले वक्त में इन लोगों को जबरदस्ती वॉर में घसीटा जाता था। इनकी खूबसूरती की वजह से इनको किडनैप किया जाता था, इनको स्लेव्स बना के रखा जाता था। लेकिन उनका जो ये किंगडम है एसफोर्ड, यहाँ के पहले राजा किसी भी तरह के डिस्क्रिमिनेशन को पसंद नहीं करते थे। उनका नाम था यूया टेरा हिरासावा। उन्होंने एल्फ्स के नेशन को अपनी प्रोटेक्शन दी। लिबर्ट टेरिटरी एक इंडिपेंडेंट नेशन है और तियोजाना वहाँ की राजकुमारी है। सीधे शब्दों में कहा जाए तो चैन को एक राजकुमारी से शादी का प्रपोजल आया है। आखिर किंग तिजुआना को सच बताते हैं कि चैन पहले ही सिल्क और उनकी बेटी टेलेस्टिया के साथ इंगेज है। तिजुआना को बहुत बड़ा झटका लगा। वो एडमिट करती है कि चैन इतना खास है कि किंग और एरिक दोनों ने ही चैन को पहले ही बुक किया हुआ है, पर इसके बावजूद वो चैन से शादी करना चाहती थी। अब तो किंग भी कुछ नहीं कर सकते थे। वो कहते हैं कि वो तब मानेंगे जब वो अपने पिता को लेटर लिखकर सब कुछ बता देगी और उनकी मर्जी मिलने के बाद ही वो आगे बात करेंगे। उनकी बात मानकर तिजुआना चैन को लेके वहाँ से निकल जाती है। किंग को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि चैन ने तिजुआना को भी हरा दिया। वो यहाँ की सबसे ताकतवर सोल्जर थी। तभी डेम किंग को एक अजीब बात बताता है जो उसने नोटिस की। वो किंग को बताता है कि जब उसने चैन से पूछा था कि क्या वो गॉड का स्टूडेंट है, तो चैन एक वक्त के लिए घबरा गया था। वो सब डेम की इस बात पर गौर करने लगते हैं। तब मैग्ना बोलता है कि उनके पास एक तरीका है जो सब सच सामने ला देगा, एक ऐसी किताब। इसके कुछ दिन बाद थके हारे चैन को डाइम मिलता है। चैन बहुत ही डरा हुआ था। उस दिन के बाद से ही उसे हर दिन तिजुआना के साथ डेट पे जाना पड़ रहा है और हर डेट पे तिजुआना उसे तब तक नहीं छोड़ती जब तक वो चैन के अंदर की पूरी ताकत को खींच नहीं लेती। पर जिस डायरेक्शन में तुम्हारा दिमाग जा रहा है वो लोग ऐसा नहीं करते थे। असल में हर डेट पे तिजुआना चैन के साथ नकली लड़ाई करती थी और अब चैन के स्टेटस में एक नया टाइटल ऐड हो गया है जो कि है मास्टर स्वॉर्ड पर्सन, जो कि तिजुआना के पास भी यही टाइटल है। अब तिजुआना चैन को वापस से ढूंढने लगती है। चैन वहाँ से भाग रहा था लेकिन डाइम उसे पकड़ लेता है। असल में किंग ने आज फिर से चैन को याद किया है। चैन वहाँ एक दुखी पुतले की तरह बैठा हुआ था। किंग ने चैन को यहाँ बुलाया है क्योंकि वो उसे कुछ दिखाना चाहते हैं। मैग्ना चैन के सामने एक किताब रखता है। इस किताब में इंपीरियर लेवल के मैजिक के बारे में लिखा हुआ है जो रॉयल फैमिली में जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होता हुआ आया है और इस किताब को खुद फर्स्ट किंग यूया ने लिखा था। चैन तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि यहाँ की रॉयल लाइब्रेरी के अंदर भी सिर्फ मेगा लेवल के मैजिक तक की ही जानकारी है। चैन उस किताब को खोलता है। उस किताब के पहले पन्ने में ही स्टार जजमेंट मैजिक के बारे में लिखा हुआ था और आज से पहले चैन ने कभी इस मैजिक के बारे में नहीं सुना था। तब किंग चैन को एक सरप्राइज देते हैं।
वो उसे बताते हैं कि उनमें से आज तक कभी कोई इस किताब को नहीं पढ़ पाया। चैन ने अब ध्यान से उस किताब को देखा। ये किताब जापानीज भाषा में लिखी हुई थी। चैन ने अब जाके नोटिस किया कि फर्स्ट किंग का नाम यूया, ये लगभग एक जापानीज नेम जैसा ही है। हो ना हो शायद इस किंगडम का पहला राजा शायद चैन की तरह रीइंकार्नेट हुआ था। किंग चैन को अब सब कुछ सच बताने को कहते हैं। वो उससे पूछते हैं कि आखिर चैन सच में कौन है। चैन को ये डर था कि अगर वो सच बोल देगा तो इस दुनिया में जो भी उसने पाया है वो शायद सब खो देगा। लेकिन अब चैन भी उनसे कुछ ना छिपाने का फैसला करता है। वो उन्हें सच बता देता है कि उसकी पुरानी यादों के साथ इस दुनिया में उसका पुनर्जन्म हुआ है। जहाँ से वो आया है उस जगह का नाम जापान है और उनके फर्स्ट किंग भी वहीं से थे। गैरम चैन से पूछता है कि क्या वो सच में उनका और सारा का ही खून है। चैन कहता है कि इसमें कोई डाउट नहीं है, बल्कि उसको तो ये गॉड ने खुद बताया है। वहाँ सब लोग ये सुन हैरान हो जाते हैं कि चैन गॉड से तक मिल चुका है। चैन उन सभी के सामने अपना स्टेटस खोलता है। चैन का असली स्टेटस देखने के बाद सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। आखिर एक ह्यूमन इतना ताकतवर कैसे हो सकता है। यहाँ तक कि चैन को सभी गॉड्स की प्रोटेक्शन मिली हुई थी। किंग ने इस सच की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं की थी कि उन्हें ऐसा सच सुनने को मिलेगा। वो चैन को बताते हैं कि अगर सबको सच पता चल गया तो ये किंगडम ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया चैन के आगे झुक जाएगी। ये दर्जा है इस दुनिया में उस इंसान का जिसे भगवान ने चुना है। चैन उठकर कहता है कि उसे ये सब नहीं चाहिए। वो मानता है इस बात को कि उसका पुनर्जन्म हुआ है और उसके पास अपनी यादें भी हैं। लेकिन इसके बावजूद जब उसका जन्म हुआ वो यहाँ की हर एक चीज से अनजान था, पर उसे संभालने के लिए उसके पास यहाँ एक प्यारा सा परिवार था। उसने इस दुनिया में मैजिक को एक्सपीरियंस किया और एक एडवेंचरर की तरह मॉन्स्टर से फाइट की। उसकी मुलाकात टेलेस्टिया और सिल्क से हुई। वो उन्हें बताता है कि पिछली दुनिया में उसके पास कुछ भी नहीं था, पर यहाँ उसके पास परिवार है, उसके दोस्त हैं। वो यहाँ एक खुश जिंदगी जी रहा है और वो गर्व करता है कि वो गैरम का बेटा है। चैन किंग से माफी मांगता है कि उसने इतना बड़ा सच उससे छुपाया, लेकिन वो अब भी चाहता है कि किंग उसे वैसे ही ट्रीट करें जैसे वो पहले करते थे। किंग को भी इससे कोई आपत्ति नहीं थी। चैन को अभी भी गैरम के बेटे के द्वारा ही जाना जाएगा। वैसे वो कहते हैं कि शायद अब चैन को ही किंग बन जाना चाहिए। चैन की तो मानो पैरों तले जमीन खिसक गई थी और तभी वहाँ तिजोआना भी आ टपकती है। वो सबको दिखाती है कि उसे अपने पिता से चैन के साथ शादी करने की परमिशन मिल गई है और बिना देरी के वो चैन को अपने साथ ले जाती है। ड्यूक एरिक किंग से कहता है कि शायद हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, चैन हमेशा चैन ही रहेगा। किंग भी हंसते हुए कहते हैं कि ये लड़का बिल्कुल भी डिवाइन चाइल्ड नहीं लगता। किंग सभी को कहते हैं कि यहाँ आज जो बात हुई है वो इस कमरे में मौजूद लोगों के अलावा किसी और को पता नहीं चलनी चाहिए। यहाँ तक कि कोई अपने फैमिली मेंबर्स को भी ये बात नहीं बताएगा। किंग को चैन पर यकीन है कि वो हमेशा इस किंगडम की, अपनी फैमिली की, अपने दोस्तों की रक्षा करेगा। अब घंटों भर तिजोआना के साथ खेलने के बाद हम चैन को सिल्क और टेलेस्टिया से डांट खाता हुआ देखते हैं। वो दोनों गुस्सा है कि काइन तिजोआना से भी शादी करेगा। चैन उन्हें सब कुछ सच बताने लगता है। सिल्क और टेलेस्टिया को तो चिंता होने लगी थी कि चैन बड़ा होते होते कितनी लड़कियों का दिल चुरा लेगा, और तभी तिजोआना उस कमरे में आ धमकती है और चैन को ये कहकर वहाँ से ले जाने लगती है कि चलो प्यार करते हैं। टेलेस्टिया और सिल्क का तो माथा ही खिसक गया था। चैन उन्हें बताने की कोशिश करता है कि जैसा ये सुनने में लग रहा है ये वैसा कुछ भी नहीं करती। तिजोआना चैन से कहती है कि आज हम पूरी रात करेंगे जब तक सुबह नहीं हो जाती, लेकिन ये लड़ाई बेड पर नहीं बल्कि मैदान में होगी तलवारों से। खैर, अब कहानी कुछ साल आगे जाती है। हम चैन को देखते हैं जो फर्स्ट किंग की लिखी उस किताब को ही पढ़ रहा था। फर्स्ट किंग इस बात को जानते थे कि जो भी इस किताब को पढ़ पा रहा है वो भी उसी की तरह रिइंकार्नेट हुआ होगा। फर्स्ट किंग अपने बारे में बताते हैं कि वो एक जापानीज थे। वो बताते हैं कि वो इस दुनिया में कैसे आए। उनका जापान में एक्सीडेंट हुआ था। उन्हें लगा कि उनकी मौत हो गई है, लेकिन असल में तो उन्हें इस दुनिया में समन किया गया था। वो चैन से अलग अपनी रियल फॉर्म में ही इस दुनिया में आए थे। चैन उस किताब को आगे पढ़ पाता कि तभी टेलेस्टिया और सिल्क वहां आ जाती हैं। वो चैन से पूछती हैं कि क्या वो एंट्रेंस एग्जाम के लिए पढ़ाई कर रहा है। फिर वो दोनों ही चैन के साथ पढ़ाई करने की जिद करने लगती हैं, लेकिन चैन ने आज मना कर दिया।
वो उन दोनों से ये कहकर वहाँ से निकल जाता है कि आज और कल उसके पास उनके लिए टाइम नहीं है। बाहर निकलते ही तिजुआना चैन को पकड़ लेती है और कहती है कि वो चैन के साथ कल एक मॉक बैटल करना चाहती है, लेकिन चैन तिजुआना को भी मना कर वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। असल में कल चैन का जन्मदिन है और आज के दिन की शुरुआत से वो 12 साल का हो जाएगा, यानी कि आज वो दिन है जब वो एडवेंचरर बनने के लिए रजिस्टर कर सकता है। उस गिल्ड के मुकाबले रॉयल कैपिटल की गिल्ड काफी ज्यादा कमाल की थी। यहाँ की तो रिसेप्शनिस्ट भी कमाल की दिखती है। इस गिल्ड में चैन गलती से एक लाल बाल वाले बंदे से टकरा जाता है। वो चैन से पूछता है कि क्या आज तुम्हारा गिल्ड में पहला दिन है। चैन उसे बताता है कि आज वो 12 साल का हो गया है और वो यहाँ एडवेंचरर बनने के लिए रजिस्टर करने आया है। वो चैन को गुड लक कहता है और इस बात का ध्यान रखने को कहता है कि उसके पास बस एक ही लाइफ है। चैन को पता नहीं क्यों लग रहा था जैसे कि वो इस बंदे को जानता है। खैर, चैन को रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म दिया जाता है। चैन फॉर्म में सिर्फ अपना नाम चैन रखता है। वो नहीं चाहता कि उसकी एडवेंचरर लाइफ में पता चले कि वो नोबल है। इसके बाद चैन को इस क्रिस्टल पर अपने खून की एक बूंद डालने को कहा जाता है। सारी फॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद चैन को अपना खुद का जी रैंक का एडवेंचरर कार्ड मिल गया था। चैन को याद आता है कि उसके टीचर डी रैंक के एडवेंचरर थे, तो वो सोच रहा था कि आज वो कहाँ पर होंगे। रिसेप्शनिस्ट चैन को अपना नाम रेटिया बताती है और उसे इस बात का ध्यान रखने को कहती है कि उसकी जिंदगी बहुत ही कीमती है और उसे उसके नए एडवेंचर के लिए गुड लक कहती है। पिछली बार की तरह इस बार भी उनकी बातों के बीच कुछ बदमाश लोग रिसेप्शनिस्ट को छेड़ने लगते हैं और बेवजह उनमें से एक चैन को लात मारने की कोशिश करता है, लेकिन चैन के डॉज करने की वजह से वो खुद ही गिर जाता है। सिर्फ डॉज करके ही चैन ने तीनों को धूल चटा दी थी। उस आदमी का दिमाग खिसक गया था। वो अपनी तलवार बाहर निकालने वाला था। चैन उसे रोकने की कोशिश करता है और तभी वो लाल बालों वाला बंदा बीच में आ जाता है। इस एडवेंचरर का नाम है क्लाउड, जो कि आइस फ्लेम से है और इसको अपने खिलाफ देखते ही वो तीनों तुरंत वहां से भाग पड़ते हैं। चैन उसका शुक्रिया करता है उनकी मदद करने के लिए। क्लाउड उससे कहता है कि उसने अपनी मदद खुद ही की है और जिस तरीके से चैन मूव कर रहा था वो बता सकता है कि वो कितना स्ट्रांग होगा। वो चैन से उसका नाम पूछता है और कहता है कि वो इस नाम को याद रखेगा। उसे चैन इतना पसंद आया कि वो उसे ट्रीट देता है। क्लाउड काइन की फुर्ती की एक बार फिर तारीफ करता है। वो समझ सकता है कि काइन ने ये सब पाने के लिए कितनी मेहनत की होगी। काइन उसे बताता है कि जब वो छोटा था तब से ट्रेनिंग करता आ रहा है। उसके 2 टीचर थे और वो भी एडवेंचरर थे। अब जूस पीते पीते चैन क्लाउड से पूछ ही लेता है, वो लोग आपको आइस फ्लेम से क्यों कह रहे थे। क्लाउड बताता है कि ये उसकी पार्टी का नाम है। क्लाउड फ्लेम स्वॉर्ड यूज करता है और उसकी वाइफ आइस मैजिक में माहिर है, इसीलिए उनकी पार्टी का नाम आइस फ्लेम है। अपनी वाइफ के साथ पार्टी में होना चैन को काफी एक्साइटिंग लगता है। क्लाउड चैन को एडवाइस देता है कि उसे एक भरोसेमंद साथी ढूंढना चाहिए जिसके साथ वो मिशंस करके अपनी रैंक को काफी तेजी से बढ़ा सकता है। क्लाउड के पास गोल्डन कार्ड था जो ए रैंक के एडवेंचरर्स को मिलता है, फिर भी वो निराश है क्योंकि वो अभी भी एसएस रैंक से काफी दूर है। एसएस रैंक का कार्ड किंगडम के फर्स्ट किंग के पास था। वैसे तो ज्यादा लोगों ने एसएस रैंक का कार्ड देखा नहीं, पर बोला जाता है कि एसएस रैंक का कार्ड ब्लैक होता है। अचानक उनकी बातों के बीच एक लड़की क्लाउड को डंडे से मारती है। ये असल में क्लाउड की वाइफ है जिसका माथा खिसक गया है क्योंकि क्लाउड यहाँ पी रहा है जबकि उसको गिल्ड मिशन लाने भेजा गया था। चैन उसे अपने आप से इंट्रोड्यूस करवाता है और सब बताता है कि यहाँ क्या हुआ था। इसके बाद मार पीट के वो क्लाउड को अपने साथ ले जाती है। चैन भी अपने टाइप का मिशन लेके उसे पूरा करने निकल पड़ता है। उसने ईस्टर्न फॉरेस्ट में गॉब्लिन्स को खत्म करने का कुछ लिया था। गिल्ड से बाहर आते ही एक बार फिर तिजुआना चैन को दबोच लेती है और वो भी चैन के साथ उसके पहले मिशन पर जाने की जिद करने लगती है, जबकि आज उसे कैपिटल के बाहर ट्रेनिंग देने जाना था। और वो डेम को साफ मना कर देती है कि एक वाइफ अपने होने वाले पति की नई शुरुआत को कैसे मिस कर सकती है। चैन भी वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन जब तिजुआना जिद पर आ जाती है तब कोई उसे रोक नहीं सकता है। जंगल में आते ही तिजुआना अजीब अजीब बातें करने लगती है, जैसे कि हम दोनों इस घने जंगल में अकेले हैं, मेरा दिल बहुत तेजी से धक धक कर रहा है।
जिसके बाद वो चैन को पकड़ के और घने जंगल में जाने लगती है। चैन सर्च मैजिक से गॉब्लिन्स का पता लगाता है। उस जगह पहुंचते ही वो लोग देखते हैं कि यहाँ के हालात तो बहुत खराब हैं। एक घायल इंसान गॉब्लिन्स के बीच गिरा हुआ था। चैन और तिजुआना उनके बीच आ जाते हैं। चैन अपने हीलिंग मैजिक से उस बंदे की रिकवरी में मदद करता है। ये कोई जी रैंक का मिशन नहीं है। यहाँ के हालातों से पता चलता है कि ये हाई रैंक के गॉब्लिन्स हैं। तिजुआना उन तीनों गॉब्लिन्स को मार के एक सेफ रूट तैयार करती है, लेकिन इसके बाद और गॉब्लिन्स वहाँ आने लगे थे। चैन अपना मैजिक शेयर करके तिजुआना की मदद करता है। अगर चैन का मैजिक इसमें ना भी होता तो भी तिजुआना की ताकत बढ़ जाती। चैन के छूने भर से ही उसको ऐसा लगने लगता है जैसे कि वो दो जिस्म एक जान हो गए हैं। प्यार के यूं गीत गाते गाते तिजुआना आसानी से सभी गॉब्लिन्स को खत्म कर देती है और इसके बाद वो चैन के साथ अपनी शादी इमेजिन करने लगती है। लेकिन फिर तभी उस जंगल में से ग्रीन लिजर्ड्स बाहर आने लगते हैं। ये डी रैंक के मॉन्स्टर्स थे। चैन तिजुआना को इस आदमी को सुरक्षित यहाँ से ले जाने को कहता है। चैन यहाँ कुछ बड़ा करने वाला था। अपने होने वाले पति की बात मानकर तिजुआना वहाँ से उस आदमी को लेके वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद चैन वहाँ लाइट बॉल क्रिएट करता है। इससे सभी लिजर्ड्स कुछ देर के लिए अंधे हो गए थे। चैन मौके का फायदा उठा के आइस पिलर क्रिएट करता है, जिसमें सभी ग्रीन लिजर्ड्स एक बार में ही खत्म हो गए थे। अब इस हादसे से कुछ देर बाद हम चैन के पुराने टीचर्स को यहाँ देखते हैं, जिनको यहाँ गिल्ड से ग्रीन लिजर्ड्स को मारने का मिशन मिला था। लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं है, बल्कि वो तो हैरान है कि इतना बड़ा गड्ढा कैसे है। यहाँ दूसरी तरफ हम चैन को गिल्ड में देखते हैं। वो रेटिया से उसके ग्रीन लिजर्ड्स के हराने के बारे में पूछता है। उस मिशन को ना चुनने के बाद भी क्या उसे उसका इनाम मिलेगा? रेटिया शॉक हो जाती है। आज का आया हुआ लड़का एक डी रैंक के मिशन को अकेले कैसे हैंडल कर सकता है? और जब वो उसे बताता है कि उसने 30 लिजर्ड्स को मारा है, वो तो यकीन ही नहीं कर पाती। 30 लिजर्ड्स को एक साथ संभालना तो सी रैंक के एडवेंचरर्स के ग्रुप के लिए भी मुश्किल होगा। वो सीधा ये बात अपने चीफ तक पहुंचाती है। गिल्ड चीफ सेड्रिक उस लड़के को अपने पास बुलाते हैं। हम देखते हैं कि सेड्रिक चैन के साथ बहुत ही गलत तरीके से बर्ताव कर रहा है। उसका कहना था कि चैन एक स्कैमर और झूठा है, जो बड़े इनाम के लिए उनसे झूठ बोल रहा है। सेड्रिक चैन की बिना एक बात सुने उसकी बेइज्जती करता ही जा रहा था। यहाँ तक कि पनिशमेंट के तौर पर वो चैन के गिल्ड कार्ड को कैंसिल करने वाला था। रेटिया बीच में बोलने की कोशिश करती है, लेकिन वो रेटिया को भी बुरी तरह डांट देता है। चैन ने तो अपना सिर ही पकड़ लिया था। उसका करियर तो आज ही शुरू होते ही आज ही खत्म हो गया। इतना शोर होने की वजह से गिल्ड मास्टर भी वहाँ आ गए थे। सेड्रिक गिल्ड मास्टर को सारी बात बताते हैं। न जाने क्यों गिल्ड मास्टर चैन को बड़े ध्यान से देख रहे थे। सेड्रिक की पूरी बात सुनने के बाद गिल्ड मास्टर की हंसी छूट जाती है। उन्हें हंसी आ रही थी सेड्रिक की सोच पे, जिसको लगता है कि ऐसा कोई बच्चा ग्रीन लिजर्ड्स को नहीं हरा सकता। तब गिल्ड मास्टर किसी को अंदर आने को कहते हैं। हम देखते हैं कि ये तो तिजुआना है। वो चैन को देख एक बार फिर उससे चिपक जाती है। सेड्रिक और रेटिया हैरान हो जाते हैं। आखिर आर्मी कैप्टन इस बच्चे को हस्बैंड क्यों बोल रही है? आखिर किसी तरह चैन तिजुआना को अपने से दूर करता है। हमें पता चलता है कि तिजुआना यहाँ गिल्ड में उनकी गॉब्लिन्स और ग्रीन लिजर्ड्स से हुई लड़ाई के बारे में ही बताने आई थी। गिल्ड मास्टर भी कहते हैं कि ये एकदम ठीक कह रही है बैरोन चैन। सेड्रिक और रेटिया को अब जाके पता चला कि चैन एक नोबल है और वो मार्ग्रेव गैरम का बेटा है। यहाँ तक कि चैन वही है जिसने प्रिंसेस को बचाया था और वो जल्द गिल्ड मास्टर के जीजा बनने वाले हैं। जी हाँ, असल में गिल्ड मास्टर तिजुआना का ही भाई है। ये बात तो चैन को भी अब जाके पता चली है। गिल्ड मास्टर सेड्रिक से एक बार फिर पूछते हैं, क्या उसे चैन अभी भी घटिया और बदमाश बच्चा लगता है? फिर तो मैं तो इस घटिया बच्चे का बड़ा भाई हुआ ना। सेड्रिक ने तुरंत अपना सिर झुका लिया था। जो इतने वक्त से चैन की बेइज्जती करे जा रहा था, वो अब चैन से हर एक चीज की माफी मांगने लगता है। मैं आपको बता दूं कि एक नोबल की बेइज्जती करने की सजाए मौत है। खैर, चैन उसकी माफी को एक्सेप्ट कर लेता है और पूछता है कि क्या गिल्ड उसके ग्रीन लिजर्ड के मिशन को एक्सेप्ट करेगी। गिल्ड मास्टर कहते हैं कि उसके काम को माना जाएगा, लेकिन एक नौसिखिया जिसका रैंक जी है
वो 30 ग्रीन लिजर्ड्स को हरा देता है, वो लोग इस बात को ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। गिल्ड मास्टर चैन की रैंक को सी तक बढ़ाने की बात करते हैं। चैन को तो यकीन ही नहीं होता, लेकिन बीच में तिजुआना कहती है कि सी रैंक काफी नहीं है। मेरे होने वाले पति ने तो 10 साल की उम्र में रेड ड्रैगन को हरा दिया था। यहाँ तक कि चैन तो तिजुआना से भी ताकतवर है। घूम फिर कर चैन की रैंक को ए रैंक की करने की बात रखी जाती है। गिल्ड में ये पहली बार था कि कोई पहले ही दिन ए रैंक पर पहुंच गया हो, पर इसके लिए चैन को कुछ गुंडे पकड़ के लाने होंगे, जो कि चैन के लिए तो बच्चों का खेल है। गिल्ड मास्टर सेड्रिक और रैटिया को पेपर वर्क संभालने को कहते हैं। उनके जाने के बाद गिल्ड मास्टर उनकी तरफ से चैन से उनकी बदतमीजी के लिए माफी मांगते हैं। चैन उन्हें ये सब करने से मना करता है। गिल्ड मास्टर चैन को बताते हैं जब उन्हें अपनी बहन की एंगेजमेंट के बारे में पता चला तो वो सरप्राइज हुए थे, पर आज चैन से मिलने के बाद अब उन्हें कोई भी टेंशन नहीं है। वो चैन को उसकी बहन का ख्याल रखने को कहता है। ये सब होते हुए गॉड्स भी चैन को देख रहे थे। उनमें से एक गॉड बोलती हैं कि शायद हमने चैन को कुछ ज्यादा ही ताकतवर बना दिया। तब गॉड जीनोम कहते हैं कि चैन को अभी और ताकतवर होना होगा। वो बताते हैं कि एरोन की सील कमजोर हो रही है। अचानक सभी गॉड्स हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि अगर एरोन वापस आ गया तो दुनिया पर वाकई बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। गॉड्स अब तक उसे 300 सालों तक कैद करने में कामयाब रहे, लेकिन अब क्या होगा ये कोई नहीं बता सकता। गॉड्स किसी एक शख्स की बात करने लगते हैं जो चैन को ट्रेनिंग देके उसे और भी स्ट्रॉन्ग बनाएगा। और यहाँ दूसरी तरफ चैन को अपना गोल्डन कार्ड मिलने के बाद उसकी खुशी खत्म ही नहीं हो रही थी। आज तो सिल्क और टेलेस्टिया भी बहुत खुश है, क्योंकि आज चैन उनके साथ पढ़ाई जो कर रहा है वो तो इसको स्टडी डेट कहकर खुश हो जा रही थी। और तभी वहाँ तिजुआना कबाब में हड्डी बन जाती है, जो कि कहती है कि फॉरेस्ट डेट में तो बहुत मजा आया, अगली डेट पे हमें बीच पर जाना चाहिए। तिजुआना ने चैन को एक बार फिर बड़ी मुश्किल में फंसा दिया था। खैर, आज इस पार्ट के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसके सेकंड पार्ट पे काम जल्द से जल्द शुरू हो जाएगा। इससे पहले हम कुछ अच्छे एनिमेस को कवर करने वाले हैं। साथ ही साथ मैं एक सेकंड चैनल शुरू करने जा रहा हूँ, जहाँ पे हम अच्छे वाले रोम-कॉम एनिमेस को कवर करने वाले हैं। तो अगर आप सिंगल हैं और जिंदगी में खुश हैं तो प्लीज उस चैनल को सब्सक्राइब मत कीजिएगा, लेकिन इस चैनल को तो सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को भी लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं एक और एक्शन से भरे एनिमे के साथ बहुत ही जल्द।